बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। हाय, गुड आफ्टरनून। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बारी है आज के कमाई का अड्डा की, और 360 डिग्री पर्सपेक्टिव के लिए मुंबई और नोएडा दोनों तरफ से टीम्स रेडी हैं आपकी मदद करने के लिए। क्या हालचाल भाई साहब नोएडा के? नोएडा के हालचाल अच्छे हैं। थोड़ी थोड़ी ठंड है, और दीपावली के वक्त जो पटाखे या फिर और किसी कारण से थोड़ी बहुत गर्मी या फिर थोड़ी बहुत उमस थी, वो निपट गई है। अब ठंड थोड़ी सी, अगर आप देखें अपने आगोश में NCR को जकड़ रही है, अच्छा लग रहा है। वो वैसे कल, क्योंकि मेरे ख्याल से साइक्लोन से पहले का इम्पैक्ट है, तो थोड़ा सा ड्रिजल विजल मुंबई में भी हो रहा है फिर से। और कल शाम को वेदर गजब का था, मजा आ गया। बहुत अच्छा वेदर था। अगर आप क्रॉस वेंटिलेशन होता हो घर पे तो बहुत ही बढ़िया वेदर था। खैर, आप बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी के 1.5 घंटे सामने खड़े हैं, क्योंकि आज है अक्टूबर वायदा के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की, NSE के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। तो उससे पहले कैसा स्टैकअप हो रहा है मार्केट, सब पे बातचीत करेंगे। लेकिन क्विकली पहले आपको हेडलाइंस दिखाऊं उससे पहले मैं आमतौर पे शो की शुरुआत में आपको तब और अब दिखाता हूं। प्लीज डायरेक्टर साहब तब और अब स्क्रीन पे लेकर आइएगा। ये भाई साहब सुबह 9 बजे, और ये क्या मामला है? नहीं, ऐसे ही मेरी कुर्सी पे दोनों पड़े थे, मैंने इस वक्त ये पकड़ लिया। अच्छा लगा। ये गजब है भाई। बदले बदले से वीरू आपको, रिचार्ज वीरू आपको नजर आ रहे हैं 2 बजे के शो के लिए। पहले दोपहर की टॉप हेडलाइंस। मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में तेज उतार चढ़ाव। निफ्टी करीब 100 पॉइंट फिसलकर 25,900 के नीचे आया। बैंक निफ्टी भी कमजोर, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी दिखा दबाव। आज के बिग स्टॉक्स और 4 GP शेयर चले। वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद इंडसइंड बैंक का भी चला। शेयर वायदा के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। वहीं अच्छे नतीजों से इंडस टावर्स में भी तेजी कायम, साथ ही SBI में मजबूती कायम। उधर 4 GP शेयर केनरा बैंक और MRPL में भी खरीदारी कायम। आज मेटल्स और सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा तेजी। दोनों इंडेक्स 1 से 1.25% मजबूत। मेटल शेयरों में JSPL करीब 4% उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। लेकिन IT, रियल्टी, FMCG और NBFCs में कमजोरी। टेक्निकल ग्लिच की वजह से MCX पर 4 घंटे ज्यादा वक्त के बाद ट्रेडिंग हुई रिज्यूम। डिजास्टर रिकवरी साइट से भी ट्रेडिंग की कोशिशें हुई नाकाम। ब्रोकर्स की अब भी ट्रेडिंग में दिक्कतों आने की शिकायतें करा रहे हैं दर्ज। फर्टिलाइजर कंपनियों को बड़ी राहत। कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए 28,000 करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी को दी मंजूरी। थोड़ी देर में हो सकता है औपचारिक ऐलान। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की ओर से PLI मंजूरी से EMS शेयरों में रौनक कायम। केन्स टेक्नोलॉजी में 2% ज्यादा की तेजी, वहीं सिरमा टेक करीब 6% ज्यादा उछला। और कल आएंगे निफ्टी में शामिल लार्सन एंड टूब्रो और कोल इंडिया के रिजल्ट्स। 10% बढ़ सकता है कोल इंडिया का मुनाफा, मार्जिन्स में भी सुधार संभव। वहीं BHEL, HPCL, सेल समेत वायदा की 9 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। एक क्विक जिस्ट दिखा दिया आपको आज का। ये है निफ्टी का अब तक का परफॉर्मेंस। सुबह थोड़ा बहुत फ्लैट नोट पे खुले थे, क्योंकि ग्लोबल क्यूज भी कुछ ऐसे ही थे। उसके बाद लगा नहीं, कल के अच्छे बेहतरीन शुरुआत हुई थी जो हफ्ते की, उसके फर्दर लेग्स हैं। तो एक समय जब चलना शुरू हुए तो 75 पॉइंट ऊपर हम 1/4-1/3% बढ़त पे थे, और उसके बाद फिर से सीरियस प्रॉफिट टेकिंग आई थी।
140 अंकों का दबाव हुआ। उसके बाद 12:30 पौने 1 के आसपास का समय था जब कुछ ऐसा लगा रिकवरी बढ़िया प्ले आउट हुई। ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन पे पहुंच गए थे हम लोग, 110-120 पॉइंट की रिकवरी। अब फिर 100 पॉइंट के आसपास 75 पॉइंट का दबाव आता, तो बिल्कुल परफेक्ट एक्सपायरी डे है। 826, 26,040 ये दायरा जिसके बीच में हम वॉलेटिलिटी के साथ कामकाज करते हुए इस समय नजर आएंगे। वैसे कल जब हम अच्छे हफ्ते की शुरुआत करी थी तो हमारे साथ पूरा ग्लोब बेहतर था, क्योंकि सब जगह ऑप्टिमिज्म था। वो फेड की पॉलिसी से पहले का जोश, प्लस क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रिंट आया हुआ था यूएस का, प्लस दूसरी तरफ वो ट्रेड डील यूएस चाइना की भी होने वाली है, उसका ऑप्टिमिज्म था। तो पूरा ग्लोब मूड में था। आज ऐसा नहीं कि हम दबाव में, हम वॉलेटाइल इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि हमारी एक्सपायरी मंथली खड़ी हुई है, अदरवाइज एशिया पूरा का पूरा दबाव में। कल पूरा एशिया हमारे साथ हमसे ज्यादा मजबूती में था, वो ऐसे ही पेन में नजर आ रहा है। तो कल रिस्क ऑन का दिन था, तो आज प्रॉफिट टेकिंग का दिन आता हुआ नजर आ रहा है। अभी इंडिविजुअल ग्लोब में हुआ क्या, थोड़ा बहुत डिटेल में बातचीत करूंगा। वीरू से निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी लेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं आज 1.5 घंटे की प्रोग्रामिंग दिख कैसी रही है। वीरू, क्या तैयारी है भाई साहब? बिल्कुल जनाब, मैं आपको पहले बताता हूँ कि वो पैनल क्या है, कौन है वो लोग जो आज हमारे साथ होंगे इस क्लोजिंग में। मयूरेश जोशी होंगे फंडामेंटल पे बातचीत करने के लिए। पहले उनसे थोड़ी सी फंडामेंटल रीडिंग पे बातचीत करेंगे, उनकी कॉल से बातचीत होगी। टेक्निकल और डेरिवेटिव पैनल में होंगे प्रकाश काबासर, मानस जी, रचना जी, कविता जी, श्रीकांत चौहान और अमित सेठ। ये होगा हमारा डेरिवेटिव और टेक्निकल्स का पैनल। फिर जनाब जो ये सुबह से एक कहानी आज चल रही है ना, MCX ट्रेडिंग सस्पेंड रही, जो डिजास्टर रिकवरी साइट थी वहाँ से भी रिज्यूम नहीं हो पाई, लेकिन फाइनली रिज्यूम हुई। लेकिन यकीन मानिए ब्रोकर्स अभी भी दिक्कत बता रहे हैं। तो ये पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं कि आज ही है, पिछले 4 महीने में ये दूसरा ऐसा इंसिडेंट है जब MCX पर ऐसा हुआ है। और बाकी उसके बाद इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे केरिया कमोडिटीज़ के अजय केरिया से, उनसे थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद टॉप कैश कॉल्स में प्रकाश जी, कविता जी, अमित जी अपने अपने रुख रखेंगे। ये 3 कॉल्स होंगी। यतिन से बात करेंगे आज मेटल सेक्टर में। निफ्टी मेटल इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे, यानी अब फेरस नॉन फेरस की बारी है। और दीपावली के बाद से ही अगर आप देखें गोल्ड सिल्वर क्रैक हो रहे हैं, बट दिस पर्टिकुलर चंक इज डूइंग वेल। इससे बातचीत करेंगे। और एक और चीज़, IDBI बैंक, जी हाँ, इसके विनिवेश की जो प्रक्रिया है एक बार फिर से तूल पकड़ सकती है। और इस लिहाज से अक्टूबर का आखिरी दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उससे बातचीत करेंगे। फिर धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड्स आएंगे, मानस जी, रचना जी, अमित जी वो ट्रेड्स बताएंगे। और बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में देवेंद्र चौकसी, KR चौकसी सिक्योरिटीज़ के वो हमारे साथ मौजूद होंगे। और डेली रूम चेक और कुछ रिजल्ट्स प्रीव्यू दीपाली और कंचन के साथ LNT और कोलिन पर आशीष। बढ़िया, ये है आज की पूरी तैयारी। ठीक है, थोड़ी सी ग्लोब की पिक्चर दिखाता हूं आपको। एशिया दैट्स अप, जो कुछ बंद हो गए हैं, कुछ बंद होने की कगार पे आ गए हैं, दबाव में है। यूएस, हमने फ्राइडे और मंडे को पावरफुल मूव्स के बाद अब पस्त होते हुए वहां के फ्यूचर का अपडेट आता हुआ नजर आया। वैसे यूएस का कोई डेटा 1 महीने हो गया अब तो, ऑलमोस्ट कोई डेटा नहीं है, सिर्फ एक इन्फ्लेशन का नंबर आया था। तो जॉब मार्केट का हाल समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक अपडेट CNBC यूएस की तरफ से आता हुआ सूत्रों, हालांकि अमेजॉन ने अब तक अपडेट क्लैरिफाई नहीं करा है, लेकिन कहा जा रहा है वैसे अमेजॉन ले ऑफ करे चले जा रहा है। 2022 से अब तक कहा जा रहा है कि 27,000 एम्प्लॉइज को निकाला था, और अब आज से अब तक का सबसे बड़ा ले ऑफ 30,000 कर्मचारी अक्रॉस सर्विस लाइंस निकालने की तैयारी। तो ये सब इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं ग्लोबली। वैसे आज एशियन मार्केट थोड़े से नर्वस इसलिए थे कि ट्रम्प साहब और जापानीज प्राइम मिनिस्टर वो जो आई ना, तो ट्रम्प तकाइची मीट है आज, उस पर नजर रखिएगा। और हमें कल 2 बड़े इवेंट्स की तैयारी करनी है। यूएस में फेडरल रिजर्व के पॉलिसी मीट का आउटकम, जिसमें हमने सारे ऑप्टिमिज्म ऑलरेडी भाव में ले आए। 25 बेसिस पॉइंट काटेंगे, दिसंबर तक की बात कमेंट्री में करेंगे कि 25 बेसिस पॉइंट और कटने वाला है, ये बाजार मान के चलने लगा है। तो उससे पहले इसलिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है आपको। और दूसरा, कल और परसों वो जो वहां पे वो कहते हैं ना, वो क्या मैग्निफिसेंट 7, उनमें से ज्यादातर कंपनियों के नतीजे आ रहे होंगे। तो इन 2 दिनों में S&P 500 के इन कुछ चुनिंदा कंपनियों से ही 1/4 वेटेज का रिजल्ट आ रहा होगा। तो अब यूएस के लिए कुछ बड़े इवेंट सामने खड़े हैं। और परसों ही वो ट्रम्प साहब और शी जिनपिंग साहब की मुलाकात होनी है। हमने तो ये भी मान लिया है ग्लोब ने कि दस्तखत हो जाएंगे, डील होने वाली है।
तो बहुत कुछ भाव में ऑलरेडी आ गया है और बड़े इवेंट सामने खड़े हैं, इसीलिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा वीकनेस, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग ग्लोब में नजर आ रही है। पर निफ्टी लेकर आइएगा स्क्रीन पे वीरू। मैंने अपफ्रंट वॉलेटिलिटी तो बता दी, एक बार वो डॉक्टर साहब वो दिखाएंगे निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट। वो निफ्टी बैंक तो फ्लैट है, लेकिन एक्चुअली बैंक्स और फाइनेंशियल्स कल्प्रिट है। ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस लिस्ट में नहीं दिख रहे हैं, ये वो पॉकेट से दबाव दिखा रही। बैंक्स में क्या है, सरकारी बैंक अच्छा कर रहे हैं, मिड कैप तो बैंक निफ्टी तो अलग कहानी बता रहा है, लेकिन इंटरनल्स में बैंक्स और फाइनेंशियल्स ही दिक्कत कर रहे हैं। खैर वीरू, उस बैंक्स की पॉकेट पे बाद में आऊंगा, पहले निफ्टी 50 क्या व्यू बन रहा है भाई साहब? आज सुबह 7 बजे अपनी चर्चा नहीं हुई थी, तो अब मैप करना जरूरी है और भी ज्यादा। हाँ देखिए आशीष, आज सुबह चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन आपको याद है जब हम शुक्रवार को छोड़ के गए थे चर्चा, तो किस नोट पे चर्चा छोड़ के गए थे कि मैं दो सर्कमस्टेंसेस में कैरी नहीं करेंगे अनसर्टेनिटी के बीच में। हाँ, ये बात हुई। बट दो सर्कमस्टेंसेस में बाय करूंगा, आइदर मेरा भाव मिले टेंडेमा का, हाँ, तो वो नहीं मिला, और अबाव 25,850, कल सुबह 25,850 के ऊपर खुला, जबकि वॉल स्ट्रीट पे 500 अंकों की तेजी थी। कल 25,850 के ऊपर खुला, गया कहां पे 26, और आज सुबह भी 26 का दीदार करके सिंक हो गया। यानी 23 अक्टूबर को जो रिजेक्शन 26,000 का था आशीष, वो अभी भी आ रहा है। और रिजेक्शन नहीं कहेंगे इसे, आप कहेंगे ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है बाजार को। आशीष, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं, और निफ्टी ने अक्टूबर की सीरीज में क्या करा, और उसके कंपैरिजन में इन 3 सेशंस को आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि बाजार थक गया या खराब हो गया है। एक तारीख मैं आपको बताता हूं, 1 अक्टूबर का दिन था, निफ्टी का लो था आशीष 24,609, और इंडेक्स ने हाई लगाया करीब 26,100 का, यानी लगभग 1,500 पॉइंट इस सीरीज में निफ्टी भागा एक समय लेवल टू लेवल। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट लॉजिकल है आशीष। अब मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूं कि आइदर आई विल बाय एट टेंडेमा और अबाउट 26,000, या फिर एक एक्यूट स्ट्रेंथ के केस में। उसके कारण है आशीष, जरा प्लीज डायरेक्टर साहब इस चार्ट को कैंडलस्टिक में कन्वर्ट करके टेंडेमा ड्रॉ कर दीजिएगा। आशीष, हमारा टेंडेमा आता है इस वक्त करीब करीब 25,730 के जोन में। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आशीष, बेस्ट ट्रेड जो इस रेंज में हमको लेना है वो होगा 25,800 से 700 के जोन में। इस 100 रुपए की चैनल को ये आप समझ लीजिएगा कि आपको बाय करने के लिए इस्तेमाल करना है। सुबह भी मैं अगर होता तो यही कहता, जिस प्रकार की पुट राइटिंग 25,800 पे है और जिस प्रकार से आपका टेंडेमा अलाइंड है 25,713 पे, एवरी टाइम जब ये डिप आए क्लोजर टू 810, 820, 710, 750, इस 100 पॉइंट में आपको प्लस करना है, और उस हर ट्रेड को आपको 25,960 और 26,000 के जोन में लिक्विडेट कर देना है। एक बार ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं वो लेके आइएगा। अब देखिए समय बचा नहीं है, इट्स 2:09 ऑलरेडी, 3:30 पे एक्सपायरी हो जाएगी, और वैसे भी ऑप्शंस का इंपैक्ट सिर्फ 3-5 तक होता है। जरा ऑप्शन राइटर्स लेके आइए। लुक एट 25,900 आशीष, 3 करोड़, 26,000, 3 करोड़, 6 करोड़ कॉल खड़ी है। एंड द सेम केस विद पुट राइटर्स, 25,800 पे 2.5 करोड़ और 25,700 पे 1 करोड़, करीब 3.5 करोड़ पुट यहाँ पे खड़ी है। बट 3.5 करोड़ पुट के साथ साथ आपका टेंडेमा भी है यहाँ पे। तो आशीष, इस सेशन के लिए एक रेंज थी, ऊपर था 25,950, 26,000, और नीचे था 25,810, 25,750। अगर उस रेंज में आपने ट्रेड किया तो ठीक है, अदरवाइज अब छोड़ दीजिए। अगर कल टेंडेमा की ट्रेजेक्ट्री मिले 25,750, 710, 780, तो बाय करेंगे, या फिर ऊपर किसी ट्रेजेक्ट्री को पार करे तब बात करेंगे। बट अभी एज ऑफ नाउ आशीष, कोई फ्रेश पर्सपेक्टिव नहीं है। सिर्फ इतना समझ लीजिए, 800, 720, 750 बाय का जोन है, और उस ट्रेड को छोड़ना है 950, 980 के जोन में। सिंपली आशीष। बिल्कुल ठीक, जकड़े हुए हैं ऑप्शन राइटर्स, ठीक बात है। कल के 26,006 के हाईज, आज के 26,040 के हाईज, उसी ट्रेजेक्ट्री से कूल ऑफ हुआ। आज के लोज भी देखिए 826 के, कल 827 के, तो वो बिल्कुल, हाँ, दोनों दिन ऐसे जकड़ा हुआ। एक बार एक्सपायरी हो जाए फिर देखते हैं मूड माहौल कैसा बैठता है। निफ्टी बैंक, बैंक निफ्टी आपको दिखेगा फ्लैट। अब जरा डायरेक्टर साहब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेकर आइएगा, तब आपको समझ में आएगा कैसे वो प्राइवेट दिग्गज जो है ना वो दिक्कत कर रहे हैं। एक्सिस, आईसीआईसीआई, इवन ये देखिए
तीनों हैवी वेट्स दबाव में, बाकी सारा समीकरण आपकी स्क्रीन पे, बाकी पूरी पॉकेट्स बेहतर कर रही है। तो बैंक निफ्टी बैलेंस्ड है, लेकिन ये हैवी वेट निफ्टी पे भी इंपैक्ट कर रहे हैं। खैर वीरू, टसल है निफ्टी बैंक पे इंडिविजुअल स्टॉक्स की, लेकिन खड़ा हुआ एकदम फ्लैट टेरिटरी पर, रिकवरी अच्छी थी दिन के दौरान। मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक 350 पॉइंट दबाव था, मैंने तो 2/3% कमजोर देखा था, उसके बाद बढ़िया रिकवर हुआ है। कहाँ बैठे हैं राइटर्स, कैसे समीकरण बैठ रहे हैं और निफ्टी बैंक का रुझान? देखिए, एक तो चीज़ आशीष आपने खुद ही कह दी भाई, जनाब जब आईसीआईसीआई बैंक 200 EMA के नीचे, आशीष जरा क्रॉस कॉम्बिनेशंस देखिए, जरा आप बिलीव कीजिए, आईसीआईसीआई बैंक 200 EMA के नीचे, निफ्टी बैंक एट ऑलरेडी हाई एंड निफ्टी पीएसयू बैंक इट इज ऑल टाइम हाई। क्या मतलब, कितना आई मीन क्रॉस कॉम्बिनेशंस है। तो वाकई सही मायने में आशीष इस वक्त आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे निफ्टी बैंक को। लॉजिकल है भाई, आपका एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर बैकफुट पे है और एक स्पेस चल रहा है, तो एक स्ट्रेंथ टेकर है और एक साथों साथ ले भी रहा है। तो कहने का मतलब है आशीष, अगर आपको स्ट्रेंथ लोकेट करनी है ना, जस्ट फोकस ऑन पीएसयू बैंक्स। जो चीज़ चल रही है, जहाँ स्ट्रेंथ है, चाहे ₹1 महंगा क्यों ना सही हो, जस्ट फोकस ऑन पीएसयू बैंक्स, एसबीआई, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और पीएनबी और कैनरा बैंक। जहाँ तक निफ्टी बैंक का आशीष सवाल है, मैं फिर कहूँगा इस इंडेक्स को देखिए आशीष, 1 अक्टूबर को इसका भाव था 54,600, आज ये 58,000 पे खड़ा हुआ है, 3,500 पॉइंट का मूव, बट स्टिल कल का लो, आज का लो, परसों का लो इज एग्जैक्टली 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। आप स्टैट्स को देख लीजिए आशीष, 57,600, 57,500, 57,800 पुट तहजीब से बिकी हुई है, एंड सेम इज द केस विद कॉल राइटर्स। 58,000 की कॉल, ये देखिए इंट्राडे में 4 लाख कॉल बिकी हैं, 18 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 58,200 की कॉल का 30 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 58,500 की कॉल का 19 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। जकड़ा हुआ है, हायर शेडो वाइल, लोअर शेडो वाइल, जकड़ा हुआ है आशीष। अभी कोई ट्रेड नहीं है। कल अगर 58,200 के ऊपर चलना शुरू करे आशीष, तो ट्रेड पिक करेंगे, और एल्स मुझे क्लोजर टू 10 EMA 57,650, 57,600, उस 57,500 के पुट राइटर के आसपास मेरे तो लेंगे। तो दोनों ही इंडेक्सेस पे आशीष लॉजिक सिंपली ये है, आइदर दे रिट्रेस टुवर्ड्स 10 EMA तब बाय करेंगे, या फिर एक्यूट स्ट्रेंथ का कोई केस बने तब बाय करेंगे आशीष। ओके, बढ़िया। ये है निफ्टी, ये है निफ्टी बैंक, ये बात सही है। आईसीआईसीआई बैंक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट वेटेज वाला निफ्टी बैंक का कॉन्स्टिट्यूएंट, वो गड़बड़ाए चले जा रहा है। रिजल्ट से आने के बाद से कुछ नहीं कर रहा है, दबाव बढ़ रहा है, बल्कि उल्टा है स्टॉक का, अच्छे नंबर्स के बावजूद ये हो रहा है। तो वो अनसर्टनिटी का जो माहौल है वो दिक्कत कर रहा है। इसकी बख्शी साहब की कंटिन्यूएशन को लेकर जो असमंजसता बढ़ती चली जा रही है, वो नर्वसनेस ला रही है शायद। पर सरकारी बैंक्स वाकई, और रीजंस हैं यार, इस बार के नंबर्स उठाइए, सबकी ग्रोथ बढ़िया, सबके रिजल्ट इंटरनल स्ट्रांग थे, प्राइवेट पीयर्स से वैल्यूएशन कंफर्ट आपको पीएसयू बैंकिंग स्पेस पे नजर आएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेवरेबल होती चली जा रही हैं। तो बहुत सारी चीजों का मिक्स है, जिसके चलते सरकारी बैंक्स पे कन्विक्शन स्ट्रीट का बढ़ते ही चले जा रहा है। आगे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करेंगे। वैसे CNBC आवाज पे पिछले कई दिनों से जब हम सुबह कॉल्स वगैरह लेते हैं, सबसे ज़्यादा सरकारी बैंक का तड़का ही आपको नजर आता है। तो ये तेजी तो हमने अच्छी बुना रखी है। खैर, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखाता हूं, उसके बाद पैनल के पास चलेंगे उनके प्रिफर्ड पिक्स जानने के लिए, और फिर इनमें से कई सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे तो इस शो के दौरान हमारी चर्चा हो ही रही होगी। लाइए, सबसे पहले मंदी के दिखा रहे, लाल दिखता नहीं डॉक्टर साहब को स्क्रीन पे, शुरुआत उल्टी कर देते हैं। बजाज फिनसर्व फाइनेंशियल्स आज थोड़े से दिक्कत में है। बजाज फिनसर्व ही नहीं, उधर बजाज फाइनेंस भी है। बजाज ट्विंस कह लीजिए 1.5 से 2% दबाव के साथ ट्रेड करते हुए। आईटी बैकफुट पे है, अभी ये तो सिर्फ एक दिख रहा है, बाकी स्टॉक्स भी 1.5-2% टेक महिंद्रा दबाव में। ट्रेंड 1.5-2% की कमजोरी के साथ आज के सेशन में कामकाज करता हुआ। वैसे कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरीज, वो इवन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, एफएमसीजी हो, सब दबाव में आज के ट्रेडिंग सेशन में। इतने अच्छे अपडेट्स के बावजूद वोडाफोन आइडिया के पैर नहीं जम पा रहे। कल भी इंट्राडे हाई से कूल ऑफ होना शुरू हुआ था और आज 4-4.5% दबाव, कल 10 के ऊपर था, आज वापस 9.5 के आसपास ट्रेड करता हुआ। अभी असल में टाइम है, अगली एजीआर का भुगतान जो होना है वो मार्च 2026 में होना है। उससे पहले सरकार को कोई ना कोई रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। तो अभी टाइम, और क्या लेकर आएगा अनसर्टेनिटी है, इसीलिए शायद ये लिंगर ऑन वैसे ही कर रहा है, थका हुआ सा कामकाज कर रहा है दबाव के साथ। सुप्रीम इंडस्ट्रीज
आज ही तापड़िया सर के साथ चर्चा हो रही थी। सुप्रीम इंडस्ट्रीज आज ही नहीं, कल भी दबाव में था। कल हम लोग ने सीधा टॉप 20 में बात करी थी। आज भी देखिए 4.5% का दबाव। इस कंपनी ने अपनी साल की गाइडेंस जो दी थी, चाहे वो वॉल्यूम्स की हो चाहे मार्जिन्स की हो, अभी तापड़िया साहब ने बातचीत करते हुए बताया रिड्यूस कर दी है। लीजिए, दबाव खामियाजा भुगतता हुआ स्टॉक। बीएसई लिमिटेड कैपिटल मार्केट स्टोरीज अच्छा आउट परफॉर्मेंस था। हालांकि आज तो ये एमसीएक्स कितना था, एमसीएक्स से ज्यादा तो बीएसई बेचारा गिर गया। 4% दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ। टोरेंट पावर में 0.25% के आसपास ही कमजोरी। खैर, ये दबाव वाले स्टॉक्स हैं। कहाँ अच्छा है, मेटल चमक रहे हैं। यतिन से बातचीत होगी, परसों मनीषा से बातचीत हुई थी, तब भी ब्यूटीफुली मैप करा था हमने बेस मेटल्स की इंडिविजुअल तेजी हो क्यों रही है, और वो रुकने का नाम नहीं ले रही। आज टचवुड बढ़िया, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, उधर हिंडाल्को, सब बढ़िया मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एसबीआई लाइफ अच्छे नंबर्स थे, अच्छी कमेंट्री थी, कमेंट्री भी सुनवाई थी न्यूयॉर्क कंपनी में आपको मैनेजमेंट की। एसबीआई लाइफ खराब बाजार में 0.25% के आसपास का उछाल। अभी कल भी निफ्टी का टॉप गेनर था ये। लीजिए, उधर कुछ मेटल्स थे, इधर आ गया जेएसपीएल, ये भी 4% उछाल के साथ। ये किसी का पिक भी था आज सुबह का। सुजलॉन एनर्जी अच्छा कर रहा है। इंडस टावर ये असली बेनिफिशियरी बना है वोडाफोन आइडिया की बढ़िया खबर का। इसके रिजल्ट्स का भी इंटरनल्स पे आऊंगा। उस इंटरनल्स पे जो प्रोविजनिंग करी थी उसके राइट बैक्स भी ले लिए इसने, इसीलिए और उत्साह नजर आ रहा है। 3.5-4% का उछाल है। डिटेलिंग बाद में करता हूं। इंडसइंड बैंक ये भी वो रबफ का फायदा उठाता हुआ निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट जब दिखा रहे डॉक्टर साहब ने, उसमें भी टॉप गेनर आज था। ये सरकारियों से भी अच्छा करता हुआ 4% उछाल के साथ इंडसइंड बैंक 800। इंडसइंड बैंक आज गाबा सर का टॉप पिक था। गाबा सर तैयार रखिएगा, आता हूं थोड़ी देर में। बढ़िया है, तेजी के ट्रेंडिंग शेयर्स ये हो गए। कुछ और भी है क्या? हो गया, इससे ज्यादा क्या दिखाने। इतनी चर्चा होगी तो शो ही खत्म हो जाएगा। लाइए अब पैनल को दिखाइए। पहले इन लोग के प्रिफर्ड आइडियाज, टॉप ट्रेड्स एट 2, उसके बाद ये जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं इनकी मैपिंग। गाबा सर, दोपहर का बढ़िया वाला पिक कौन सा है? अब कहां कमाई होगी? याद करते हुए सबसे पहले मैं प्रकटीकरण कर दूं कि जो स्टॉक में रेकमेंड करने वाला हूं उसमें हितों का टकराव कुछ नहीं है। अगर कुछ समझ में आए किसी को तो मैं बताता हूं। पहले मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूं, प्रगतिकरण, हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ना? करेक्ट। वाह, अरे अच्छा गया सर। मतलब इंडसइंड बैंक अब रिपीट नहीं कर रहे, हितों का टकराव नहीं है। अगला कौन सा है भाई साहब? स्टॉक है बायोकॉन। बायोकॉन का सेटअप सही लगता है मुझे। इसमें जो बेस बना हुआ है करीब 350-55 के आसपास, वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब ट्रेड करा 363.55 के आसपास। सिंपल स्टॉप लगाना चाहिए 3 रुपए का, ज्यादा नहीं, 360 का। और मेरे ख्याल से कल तक 370 तक जा सकता है। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि हायर जोन देखिए, लेकिन 370 एक रीजनेबल टारगेट बन सकता है। ये मैंने जो बात की थी डिस्क्लोजर, ये सिर्फ बायोकॉन के लिए थी, इंडसइंड के लिए नहीं थी। उसमें तो मेरा है। बायोकॉन, आपको मालूम नहीं प्रकाश सर, आपने कितना बड़ा एहसान किया आज। आपके स्वर्गीय टीचर अगर हिंदी के कोई भी होंगे, मेरे ख्याल से आज जहाँ भी होंगे वो इतना खुश होंगे ना, पूछिए मत, इतना खुश होंगे कि फाइनली स्टूडेंट ने कुछ करके दिखाया आज, है ना? नहीं, आपके स्कूल के टीचर, गौरांग जी को नहीं कह रहा हूँ मैं, स्कूल के टीचर को कह रहा हूँ। अच्छा महाराज जी, गुड आफ्टरनून। आपकी कॉल किया है? मानस जी, आपकी कॉल क्या है? तो देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील में ब्रेन जी खरीदारी करने की राय रहेगी। जेएसडब्ल्यू स्टील के अगर चार्ट देखेंगे तो पिछले करीब 3-4 हफ्ते से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज के मूव को हमें एक ब्रेकआउट मूव की तरह देखना चाहिए और बढ़िया वॉल्यूम भी देखने को मिल रहे हैं। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करेंगे। 1164 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1210 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 1180 वाला नवंबर मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 33-34 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आपको 27 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 50 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, लीजिए, मेटल्स का एक प्रिफर्ड पिक आ गया। यहां से भी बढ़िया तेजी और देखने को मिलेगी। कविता जी, गुड आफ्टरनून। आज का प्रिफर्ड आइडिया? Very good afternoon, Ashish Ji, Virenji. Good afternoon, everyone. So JSW Steel was my pick too, preferred pick. Since मानस जी अभी दिए हैं, तो मुझे लग रहा है सिटी यूनियन बैंक यहाँ एक अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है। अपनी 2005 के एक
25 के बहुत अच्छे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है इस काउंटर ने। मोमेंटम में है 242 244 तक के प्राइस मूव विजिबल दिखते हैं। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर शॉर्टर टाइम फ्रेम पर बना है उसके टारगेट आते हुए। सो 242-44 के प्राइस मूव के लिए आप सिटी यूनियन बैंक पर बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 233 का। सिटी यूनियन बैंक, ये आपका ट्रेड रहा बैंक्स में, मिड कैप बैंकिंग में। अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, लगभग 276 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम अच्छी खासी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। कल के सत्र में थोड़ा सा इसने गिव अप जरूर किया था, लेकिन आज की जो कैंडल बनी है वो कल के हाईएस्ट के शैडो में ट्रेवल कर रही है। काफी अच्छा खासा मोमेंटम इंडिकेटर्स में रीडिंग है इसके, तो इसे बाय करें। 273 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 282 के। बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी बैंक्स का इस समय का प्रिफर्ड आइडिया। रचना जी, गुड आफ्टरनून। इस समय का पिक मैम? जी गुड आफ्टरनून। हम तो शॉर्ट साइड पे रहेंगे, एमएनएम के फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे नवंबर के, और 3595 के करीब है हम, तो हम इसमें एसएल लगा सकते हैं 3620 पे, 3620 का एसएल। एंड डाउन साइड पे हमारा टारगेट रह सकता है 3575 एंड 3555। एमएनएम फ्यूचर्स आपको सेल करना है। सुबह सुबह रचना जी का एक शॉर्ट कॉल था एंजल वन, वो भी लेके आइएगा। अच्छा ट्रेड था और फर्स्ट टू कॉल शॉर्ट, और वो भी एट टॉप, याद रखिएगा। खुलते साथ शॉर्ट कॉल थी और वो मेरे ख्याल से हाई जो था वो ऑलमोस्ट आप समझिए 26 अगस्त से लेके पूरी की पूरी ट्रेजेक्ट्री का हाईएस्ट जोन था। शानदार ट्रेड रचना जी। अब आते हैं मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून। क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून आशीष जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल एज वेल। हमें लगता है आई थिंक सरकारी बैंक्स ने अच्छे नतीजे दिए हैं अब तक, और इसमें से बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये हमें काफी पसंद आ रहा है मार्केट्स में इंडिया में। रेटिंग, रैंकिंग्स, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, सारी चीजें जो हम कैंसिल में देखते हैं फुलफिल कर रही है। एडवांसेस ग्रोथ काफी अच्छे थे, डिपॉजिट ग्रोथ काफी तगड़े थे। इनफैक्ट निम्स का जो प्रदर्शन रहा है वो भी सराहनीय रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए। जो कासा डिटियोरेशन था दैट इज लार्जली डन विद, और इसलिए हमें लगता है आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड advance deposit ratio I think should be, I mean the credit deposit ratio should be relatively better. NIMs में एक stability आना लाजमी होगा। At the same time, I think जब आप provisioning की बात करते हैं तो they are having 97-98% provisioning, which probably means जितनी राइट बैक्स कर सकते हैं on a lot of accounts, जो मैनेजमेंट की एक बहुत अच्छी उम्मीद है रिकवरीज को लेके, ये प्रॉफिटेबिलिटी पे ऐड करेगी। जो इंक्रीमेंटली रिपोर्टेड ROEs होंगे अगले वर्ष के लिए, उसमें इजाफा लाएंगे। तो हमें लगता है आई थिंक वैल्यूएशन में भी ठीक ठाक है, रेटिंग रैंकिंग जिसमें कहना बहुत बढ़िया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काफी पसंद है बाकी। ये है एक बढ़िया फंडामेंटल आइडिया जो मयूरेश और उनकी मार्केट स्मिथ की टीम को पसंद आ रहा है। इस समय के प्रिफर्ड आइडिया स्क्रीन पे दिखाई गए क्विकली। गाबा सर कह रहे हैं बायोकॉन खरीदारी करने का मन है भाई। स्टॉप लॉसेस सबके ट्रेड्स के नजर रखिएगा। 360 का एसएल है। JSW स्टील मानस का इस समय का प्रिफर्ड आइडिया 1164 के एसएल के साथ बाय है। वैसे कविता जी का भी ये सबसे पहला प्रिफर्ड आइडिया था, लेकिन सिटी यूनियन बैंक इस समय का ट्रेड हो गया उनकी तरफ से। सिटी यूनियन बैंक पे उनका मानना है खरीदिए 233 के एसएल के साथ। सेठ साहब कह रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा लग रहा है, अभी भी सरकारी बैंक पे दमखम है, 273 के स्टॉप के साथ तेजी करिए। एक सेल रेको रचना जी की तरफ से है महिंद्रा एंड महिंद्रा पे, बेचिए 3620 के स्टॉप के साथ। इवेंचुअल टारगेट्स नीचे की तरफ के दायरे आपकी स्क्रीन पे। और मयूरेश बता रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा है, यहाँ से इसको आप इन लेवल्स गिरावट में एक्यूमुलेट करते चले। तो एक तो ट्रेडिंग के लिए हो गया हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा, और लंबी अवधि के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो पसंद आ रहा है पैनल को। वीरू, कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स मैप कर लिए जाए। बिल्कुल आशीष, देखिए दो चीज़ें हैं क्लियर। एक तो मेटल्स ऑल टाइम हाई पे, उस वो कहते हैं ना प्रत्यक्ष प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, और दूसरा है निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स पे, वहाँ भी यही है। अब मैं वहीं से कोई ट्रेड खोज के लाऊँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बट विद स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स, बट विद स्ट्रॉन्ग एडिशन इन नवंबर, आइए कुछ स्टॉक्स रखते हैं। सिर्फ प्रोस्पेक्टिव आज का ही नहीं है, कल का भी है, अगली सीरीज़ का भी है। पहला लेके आइए आप लॉरस। मानस, मैंने आपसे सुबह ये प्रश्न किया था,
लेवल था 948 का, स्टॉक गया 955 छू कर आया 950 पे। डायरेक्टर साहब रोल ओवर रखिएगा, जो भी अब डिस्कशन हो। ये वो स्टॉक है जो कि अब एक एक्यूट स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में एंटर कर रहा है। 74 मेरे ख्याल से जाते जाते ये 85-86% रोल ओवर हो जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट रोल ओवर एट हायर जोन्स, एट पीक्स। लॉरस को आप नवंबर के लिए क्या प्रोस्पेक्टिव रखेंगे? आपका ट्रेड यहाँ पे क्या होगा? देखिए, लॉरेंस के जिस तरह के चार्ट्स हैं उसको देख के लग रहा है कि अगर हमें नेक्स्ट मंथ के लिए प्ले करना हो तो वो उसमें आपको जो टारगेट सेट करने हैं वो करीब करीब 1050 के होंगे। तो 100 रुपए का अपमूव आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। और 20 डे मूविंग एवरेज जो कि मेरे ख्याल से 920 रुपए, वहां पर आपके स्टॉप लॉस रहेंगे। लेकिन इसको प्ले करने के लिए बेहतर रहेगा कि आप ऑप्शन के थ्रू स्ट्रेट को ले लें। अभी भी आप लॉरेंस का जो 950 वाला नवंबर मंथ का कॉल ऑप्शन 33 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, स्टॉप लॉस आपको 20 रुपए के नीचे लगाना है। लेकिन यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि 75 रुपीज तक के टारगेट आपको लॉरेंस लैब का 950 वाला कॉल ऑप्शन दिखा सकता है नवंबर मंथ का। चलिए, सीडीएमओ प्लेयर वैसे सारे के सारे और खासतौर पर लॉरेंस लैब्स तो रह रहे कि सबके रडार पे आता है। 950 का कॉल लॉरेंस लैब का लिया जा सकता है। अच्छा, वीरू ने एक टीजर दिया था शुरुआत में, जब शो की बात करी थी तब कहा था कि एमसीएक्स के ग्लिच पर डिटेल में बातचीत करेंगे। और इनफैक्ट 4.5 घंटे तकरीबन उसके लंबे इंतजार के बाद फाइनली 1:25 पे एमसीएक्स पे ट्रेडिंग की शुरुआत हुई, दोपहर 1:25 पे। और ये आज का ग्लिच नहीं है, इससे पहले विद इन स्पैन ऑफ 4 मंथ जुलाई में भी मेगा से एक ग्लिच आया था जब 1 घंटे से ज्यादा ट्रेडिंग डिले हुई थी। तो इसी को मैप करने के लिए चल क्या रहा है, मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और फिर ये एमसीएक्स के मुद्दे पर और डिटेल में बातचीत करने के लिए केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया साहब भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करनी है। केडिया साहब तो फ्रेश दिख रहे हैं, मुझे लगा काफ़ी परेशान होंगे, क्लाइंट्स के फ़ोन आ रहे होंगे, ऐसा दिख नहीं रहा है इस चेहरे पे थकान। लेकिन फिर भी आशीष, पहले आपके पास, भाई साहब क्या लोचा है? देखिए, आज तो पूरा दिन एमसीएक्स की वेबसाइट को रिफ्रेश करते हुए निकल गया और 4.5 घंटे कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए अगर आप देखें तो बड़े मुश्किल भरे, टेंशन वाले देखने को मिले, जिसमें सभी जो कमोडिटी के ट्रेडर्स हैं ये अपने आप को पूरी तरीके से असहाय महसूस कर रहे थे। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, चाहे सोना है, चांदी है, क्रूड है, सब में ट्रेडिंग के लिहाज से ज़बरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में जो एक्सचेंज 9 बजे खुलना था उसके अपडेट 10:30 बजे तक लगातार डिले देखने को मिले। और उसके बाद तो एक्सचेंज ने टाइम भी हटा दिया कि कब शुरुआत करेंगे। लेकिन फिर फाइनली कहा कि 1:20 से लेके 1:24 के बीच में देखें तो स्पेशल सेशन होगा और 1:25 से ट्रेडिंग रिज्यूम हो जाएगी। उसके बाद भी देखें तो छोटी मोटी अगर आप देखें तो ग्लिचेस की खबरें कुछ ब्रोकर्स के माध्यम से यहाँ पर देखने को मिली, ऑर्डर एग्जीक्यूशन में दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले 4 महीने में अगर आप देखें तो दूसरा ऐसा बड़ा आउटेज है जहां पर एक्सचेंज में ट्रेडिंग में बड़ी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली है। जैसे कि आप भी बता रहे थे कि जुलाई 23 को हुआ था और तब फाइनली जो 9 बजे एक्सचेंज खुला तो 10:17 पर खुला था। तो दरअसल अगर आप देखें तो ये काफी बड़े सवाल खड़े करती है और ये सिग्निफिकेंट इसके लिए भी हो जाता है क्योंकि फर्स्ट आवर अगर आप देखें ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत सिग्निफिकेंट होता है सभी ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि उसी समय आपको लिक्विडिटी बेहतरीन मिलती है, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है और जितने भी सौदे होते हैं वो शुरुआत के 1 घंटे में तकरीबन 15% के आसपास देखने को मिलता है। तो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम का सर्ज होता है जो कि ट्रेडर्स ने अगर आप देखें तो मिस कर दिया। अब बड़ी बात यह भी कि पिछले 2 साल पहले एमसीएक्स ने अपने टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म का एक ट्रांजिशन किया था जहां पर 63 मून से वो टीसीएस में ट्रांजिट किए थे। लेकिन इसके बाद से लगातार आप देखें तो इस आउटेज की घटना यहां पर देखने को मिली और इसी के चलते अगर आप देखें तो सीएनबीसी आवाज की तरफ से 5 बड़े सवाल हैं। सबसे पहला बात यह है कि शुरुआती 1 घंटे में जो 15% वॉल्यूम होती है इसके चलते जो ट्रेडर्स का नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कैसे होगी। दूसरा सवाल ये भी आप समझिए कि ट्रेडर्स के नुकसान का जो जिम्मेदार है वो कौन होगा, क्योंकि ब्रोकर्स अगर आप देखें तो हेल्पलेस है, उनके तो एक्सचेंज के साथ कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, वहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं इनके सौदे फंसे हुए थे। और बड़ी बात ये भी निकल कर आ रही है कि एक ही घटना नहीं हुई है, पिछले 4 महीने में अगर आप देखें तो दूसरा बड़ा आउटेज यहाँ पर देखने को मिला
और क्योंकि जब नॉर्मल साइट में दिक्कतें होती हैं तब डिजास्टर रिकवरी साइट में ट्रांजिट किया जाता है। तो चौथा सवाल हमारे ये कि डिजास्टर रिकवरी साइट किस काम की अगर ये यहाँ पर ट्रेडिंग बहाल ना कर पाए, रिज्यूम ना कर पाए, और साथ में अगर आप देखें तो खुलने के बाद भी आप देखें तो ट्रेडिंग में कुछ दिक्कतों की घटना आ रही है, यानी पूरी तरीके से बहाल नहीं है, तो पूरा डिटेल्ड अगर आप देखें तो रिव्यू यहाँ पर एक्सचेंज को देना चाहिए। बड़ा प्रॉब्लम है। और ऐसे दिन जब आज ग्लोबल क्यूज में सुबह चर्चा हो रही थी कि सोना इंटरनेशनल मार्केट्स में 4000 के नीचे स्लिप हो गया है, पैनिक था, और एक रिपोर्ट आई थी सुबह किसकी, सिटी की 3800 3600 की टारगेट, तो पैनिक में निकालने का मन था, तो मैं तो फंस गया मामला, पूरी दोपहर ऐसे ही निकल गया इंतजार में। अच्छा, पहले केडिया सर वेलकम ऑन द शो, गुड आफ्टरनून आपको। पहले तो ये जो 1:25 से ट्रेडिंग बहाल हुई है उसके बाद ग्लिच फ्री चल रहा है या अभी भी कोई दिक्कतें आ रही हैं? नमस्कार आशीष जी, बिल्कुल टेंशन फ्री तो हम बोल सकते हैं कि अब एटलीस्ट ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ जब से हम देख रहे हैं करीबन 1 घंटे का ट्रेड हुआ, अभी तक तो ऐसा कोई ग्लिच वापस दिखाई नहीं दिया। मॉर्निंग में जरूर हमने देखा था, कोई अपडेट्स नहीं थे, बट 1:25 से ऑलमोस्ट 2:25 क्रॉस कर चुके हैं, अभी तक तो ऐसा कोई ग्लिच दिखा नहीं, नॉर्मल अभी ऑलमोस्ट चल रहा है। नॉर्मल हुआ, चलिए 1:25 ऑनवर्ड्स, अब तो हाँ ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुबह क्या हो रहा था? सुबह क्लाइंट फोन कर रहे थे, केडी साहब माल निकालो, क्या होगा, पैनिक वैनिक हो रहा था क्या? देखिए, यस, ट्रेडिंग के अंदर डेफिनेटली ऐसे ग्लिचेस होते हैं, और कुछ साल भर में हम देखें तो थोड़े बहुत बढ़े ही हैं, लेकिन काफी सपोर्टिव रहते हैं, एक्सचेंज से भी कंटिन्यू अपडेट होते हैं। बट आई थिंक यस, एक पैनिक इसलिए भी हो चुका था क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में खास करके अगर कमोडिटी में सोने, चांदी और कच्चे तेल की बात करें तो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से गैप डाउन गैप अप ये एक नॉर्मल आम बात हो गई थी। और आज ऐसे ही था कि मॉर्निंग में इंटरनेशनल में $4000 जब तोड़ा, उसके बाद सबके ये थे कि अब नेक्स्ट क्या, और यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं हो पाए थे, थोड़ा सा एक अनसर्टेन जैसा माहौल बना था। बट जैसे जैसे क्लाइंटों को भी पता चला तो एक यूज टू जैसी सिचुएशन हम बोल सकते हैं। बट एनी हाउ 1:25 पे जब ट्रेडिंग रिज्यूम हुआ तो ये गैप डाउन जो ओपनिंग होता है यहाँ पे एक थोड़ा सा एक हम बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट तो चालू है ही, और जब यहाँ से गैप डाउन या गैप अप होते हैं तो वहाँ पे ट्रेड क्लाइंट की कोई भी एग्जीक्यूट करना या होना, उसमें थोड़ा सा एक डिफिकल्टी जरूर आता है। बट कोशिश है, एक्सचेंज बिल्कुल सपोर्टिव था और बता भी रहे थे टाइम टू टाइम। बट एज ऑफ नाउ हम बोल सकते हैं कि स्विफ्टली मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। अच्छा, नो डाउट इसमें अभी आज पोजीशंस जो हैं वो ऊपर की एमटीएम लॉसेस भी होंगे। ये गोल्ड सिल्वर में जो ऑप्शन प्लेसमेंट है वो मैं थोड़ा सा इस इंसिडेंट से बाहर निकल के बात कर रहा हूँ, वो कितनी चेंज हुई है? आई मीन अब आप देखिए ना, 15 अक्टूबर से जो अनवाइंडिंग शुरू हुई थी, शॉर्टिंग शुरू हुई थी, वो ऑलमोस्ट 28 अक्टूबर आते आते काफ़ी चरम पे है। आई मीन प्लेसमेंट कैसी है दोनों कमोडिटीज़ की इस वक्त? डेफिनेटली मैं वही बता रहा हूँ कि जिस ढंग से वॉलिटिलिटी मार्केट में जो एक्सट्रीम बनी हुई है उसकी वजह से हमने ऑप्शंस के अंदर भी इम्पैक्ट आते हुए, और खास करके अभी अगर आप देखें पिछले 3-4 महीनों से जो ऑप्शन के वॉल्यूम्स है वो काफी ज्यादा अच्छे बढ़ते हुए भी दिखाई दिए, विक्स भी बढ़ी हुई है, उस पर प्लेसमेंट में डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम ये ना, कमोडिटीज में एमसीएक्स का बहुत तगड़ा दबदबा है, बहुत तगड़ा। मेरे ख्याल से 98% कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स पे 98% वहीं ट्रेड होते हैं, तो वहाँ ग्लिच आना मतलब पूरा ठप पड़ जाना। और सेकंड, वॉलिटिलिटी भी बहुत ज्यादा आशीष जी बढ़ी हुई है, तो वो मैनेज करना, क्योंकि पहले आप देखिए मार्जिन्स ठीक है, अभी बीच में रिसेंटली बढ़े थे, हाँ। तो एज ए अगर ब्रोकिंग से जैसे मैं बात किया काफी से, तो वो थोड़े से स्टैग्नेंट थी, लेकिन अगर आज अभी भी स्क्रीन के सामने आप देखिए 2.5% की गिरावट है, तो ये मायने रखता है कोई भी चीज के मूवमेंट पे। कि पहले जनरली मूवमेंट इतना नहीं था तो इतना पिंच नहीं रहता था, लेकिन अभी 2.5-3% का मूवमेंट नॉर्मल है, नेचुरल के साथ 4% नीचे है। तो जो ये गैप डाउन जो ओपन होता है या गैप अप जैसा भी ट्रेड में हुए हैं, तो यहाँ पे पिंच बहुत ज्यादा होने लग जाता है क्लाइंट्स के लिए खास करके। अच्छा, ये ऑफलेट ऐसा हो रहा है, ये ग्लिच अपनी जगह है, लेकिन जब से वो नए सॉफ्टवेयर की तरफ एमसीएक्स मूव कर रहा है, ऐसा हो रहा है क्या कि कई बार ऑर्डर्स पंच नहीं हो पा रहे, सेटलमेंट फाइल्स लेट आती हैं, ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू लिंगर ऑन कर रही हैं क्या? ऐसा होता है क्या जब से ये किसी दूसरे वेंडर के पास गए तब से ऐसे इश्यूज बढ़ रहे हैं क्या? नहीं, स्टार्टिंग में काफी थोड़ा रहता था, बट काफी ज्यादा स्टेबल जरूर हुए। बट हाँ, ऑफलेट अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट काफी हो चुका है, बट थोड़े बहुत अभी भी ग्लिचेस रहते हैं, खास करके फाइल्स को लेकर। जैसे हम दूसरे ब्रोकर से भी बात करते हैं तो टाइमिंग का थोड़ा रहता है, बट चल रही थी गाड़ी। बट हाँ, पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा कि ये
खास करके आज का जो सीन था, मॉर्निंग में ही हमने देखा फाइल्स थोड़े से लेट दिख रहे थे, बट आई थिंक अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि क्या कारण की वजह से हुआ था। बट फाइल्स का जब से हमने वेंडर हमने चेंज होते हुए देखा, उसके बाद से थोड़ा रहा है, कोशिश जारी है, क्योंकि मार्केट के अंदर भी मोमेंटम है। प्लस ठीक है, वो टेक्निकली अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी रहनी चाहिए प्लेटफॉर्म पे, बट थोड़े बहुत ग्लिचेस रहे हैं पास्ट में। अच्छा सर, केडिया कमोडिटीज पूरा काम एमसीएक्स पे ही करता है क्या? एनएससी ने भी तो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए हैं, थोड़ा बहुत धंधा वहां करते हो आप लोग? नहीं करते बिल्कुल? देखिए, कमोडिटी में जैसे आपने बताया राइटली कि सबसे बड़ा मार्केट शेयर एमसीएक्स का ही है। हाँ। एनएससी के अंदर इस वक्त देखें तो हम लोग क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के कॉन्ट्रैक्ट्स है और इलेक्ट्रिक फ्यूचर्स है, बट अभी पार्टिसिपेशन जो मेजरली क्लाइंट्स का रहता है वो एमसीएक्स में ही रहता है। ओके, चलिए केडिया सर, थैंक यू सो मच। अब जो रिज्यूम हुआ है 125 ऑनवर्ड्स, केडिया सर कह रहे हैं अब कोई ग्लिचेस नहीं है। हाँ, लेकिन ये अच्छा, टीसीएस का स्टॉक स्क्रीन पे लेकर आइएगा, क्योंकि टीसीएस का जब से वो नया सॉफ्टवेयर कहते हैं ना, टीदिंग प्रॉब्लम, ये देखिए दिन के लोस पे कहाँ शुरू हुआ था ये प्रॉब्लम्स के चलते, क्योंकि टीसीएस का नया सॉफ्टवेयर था। वो टीदिंग प्रॉब्लम्स, मेरा मतलब है कनेक्टिविटी के इश्यूज, वो डिलेड प्राइस अपडेट्स, ये कई बार उठाया गया है सवाल। मयूरेश, अरे टीसीएस के साथ दिन भी खराब है बेचारों के। वो जेएलआर वाला भी वेंडर यही है, वहाँ पे भी वो ट्रांजिशन कर रहे थे, उस बीच में साइबर अटैक हो गया मैसिव, जिसमें जेएलआर को तो बहुत खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। खैर ये सब अलग है। टीसीएस दबाव में, मयूरेश आप लोग का हाउस कॉल टीसीएस को लेकर? तो आशीष जी अभी न्यूट्रल है। ये सारे रीजंस और वजह तो है ही, और दूसरा आई थिंक जो हम देख रहे हैं कि जो हेडविंड शायद आ सकते हैं लार्ज कैप आईटी कंपनीज के लिए अगले 2 तिमाहियों में, ये शायद प्राइसिंग कॉन्ट्रैक्ट विंस को लेके भी आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो कंपटीशन चल रही है एआई, एजेंटिक एआई को लेके अक्रॉस द ग्लोब, और जो काफी कंपनीज नए नए प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर रहे हैं, ये सारी दिग्गज आईटी कंपनीज को एक एक्सेलरेटेड प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, बट आई थिंक इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। इसलिए हमें लगता है आई थिंक जो नए ऑर्डर्स आ सकते हैं उस पर थोड़ा दबाव आ सकता है प्राइसिंग को लेके, एंड बिकॉज ऑफ एडिशनल कॉस्ट जो बैलेंस शीट पे रह सकती है, उसके वजह से इबिट मार्जिन परफॉर्मेंस इधर सेम लेवल्स पे रह सकता है या थोड़ा मार्जिनली प्रेशर में आ सकता है। ये सब चीजें अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट में ले ले तो कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन है आज के तारीख में, ये हमारे हिसाब से फेयर है, और इसलिए हमें लगता है आई थिंक न्यूट्रल कॉल है। मिड कैप आईटी कंपनीज वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, बट कहीं ना कहीं जो कमेंट्री रही है, अर्निंग्स मोमेंटम है, जो प्राइसिंग है मिड साइज कॉन्ट्रैक्ट्स का, ये बेहतर रह सकता है। और इसलिए हमें लगता है आई थिंक स्टॉक्स लाइक एलटीआई, माइंडट्री एज एन एग्जांपल, कोफोर्ज एज एन एग्जांपल, परसिस्टेंस एज एन एग्जांपल, थोड़ा रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस दे सकते। एजेंटिक एआई, हम सब, हमारी कंपनियां तो जेन एआई में ज़्यादा, एजेंटिक एआई में अगर पकड़ बना ली तो मज़ा ही अलग है। खैर वीरू, वो बढ़िया से ट्रेड इंतजार कर रहे हैं हमारा शायद। हाँ, कुछ कैश कॉल्स ले लेते हैं आशीष, ऑप्शन ट्रेड्स ले लेते हैं, और फिर बात करने के लिए बहुत कुछ है अभी तो। टॉप कैश कॉल्स में नहीं, कविता जी और प्रकाश जी और अमित जी, ये 3 ट्रेड्स देंगे। कविता जी से शुरुआत करते हैं पहले। कविता जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो बीरेन जी, आरआर कैपिटल यहाँ पर बहुत अच्छा वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट है और पिछले 2 दिन से अच्छे मूवमेंट बनते हुए दिखे हैं। सो मोमेंटम में है काउंटर, ये फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। इसका प्रीवियस हाई जो दिखता है वो अराउंड 1440 1450 तक दिखता है। तो मोमेंटम में स्कोप है फर्दर आगे बढ़ने का। मुझे लगता है 1360 के स्टॉप लॉस के साथ वन कैन अप्रोच फॉर द प्राइस मूव ऑफ 1440 1450 इन अ डे और 2। काबिल 1390 पे बाय कॉल, यस, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है ये। अमित जी आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेन जी, मैं नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के साथ जाऊंगा। यहाँ पे पुल बैक के बाद एक चैनल का ब्रेकआउट है, काफी टाइट कंसोलिडेशन था, और आज के सत्र में हम जो पुल बैक देख रहे हैं उसमें ह्यूज वॉल्यूम्स है साथ में, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं रखेंगे, 4100 का, 4100 का। टारगेट्स हमारे 4350 के रहेंगे। ओके, नेटवेब 4185 पे आपकी बाय कॉल। प्रकाश सर आप क्या पिक करेंगे? नेटवेब मेरे ख्याल से इस दौर का सबसे बड़ा मूव देने वाला स्टॉक रहा है, सबसे बड़ा मूव है। खैर प्रकाश सर आपकी कॉल क्या है? मेरा स्टॉक है एवलॉन। एवलॉन 1170 के आसपास ट्रेड करता है, स्टॉप होगा कहीं 1160 का, 10 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 1225 एवलॉन। स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है कल के लिए।
चलिए 3 ट्रेड्स यहाँ पे पूरे हो गए। एवलॉन हो गया, नेटवेब हो गया, केआर काबिल हो गया। ये कुछ ट्रेड्स जो अच्छा करते हुए। केआर काबिल वाकई अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। एक बार लेके आइएगा आप सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ को। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ 3820, ये भी जनाब झूला हुआ है। आज आशीष चर्चा कर रहे थे, मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे 1:30 बजे तापड़िया साहब से। आशीष क्या कह रहे थे तापड़िया साहब आज? तापड़िया सर का जो गाइडेंस दिया था ना वीरू पूरे साल की, असल में ये सब कंपनीज वो हैं जैसे कि आपको याद होगा एस्ट्रल के साथ भी इशू आए थे, पीवीसी रेजिन्स के प्राइसेस कोलैप्स हो रहे हैं, उस चक्कर में सब में पेन है। पूरे साल की जो वॉल्यूम गाइडेंस दी थी उसे ये कंपनी रिड्यूस कर रही है। मार्जिन की गाइडेंस जो दी थी उसके बैंड को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अपर बैंड को रिड्यूस करा। पहले 14.5 से 15.5 शायद कहा था, 14.5 से अब 15% कह रहे हैं। उसके ऊपर सीलेसी की रिपोर्ट आई कि चलो H2 अच्छा रहता है इन कंपनीज के लिए दूसरी छमाही साल की, तो हो सकता है वॉल्यूम फिर भी अचीव कर लें, पर इस करंट परिस्थिति में ये मार्जिन गाइडेंस अचीव करना मुश्किल हो रहा है। तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज के नंबर्स खराब थे, कल भी दिक्कत, और आज दिक्कतें और बढ़ती चली जा रही हैं दिन के लोस पर। इस बीच MCX की हम लोग चर्चा करें डिटेल में, उनका क्लैरिटी उनका स्टेटमेंट आया है कि टेक्निकल इशू के चलते एक्सचेंज समय पे मंगलवार के दिन कामकाज शुरुआत नहीं कर पाई। हमने अपने ऑपरेशंस को डिजास्टर रिकवरी साइट पे ट्रांसफर किया और 1:25 से ट्रेडिंग रिज्यूम करी। अब हमारे सारे सिस्टम्स आर फंक्शनिंग नॉर्मली। हमने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है इस इशू पर प्रायोरिटी बेसिस पे। हम कमिटेड हैं इसका कॉज और सारे करेक्टिव मेजर्स इंप्लीमेंट करने के लिए। हम सिंसियरली रिग्रेट करते हैं जो इनकन्वीनियंस मार्केट पार्टिसिपेंट्स को हमारे कारण, इस ग्लिच के कारण झेलनी पड़ी। चार्ट कैसे हैं? इनसे कितनी बार दिखा दिया, चार्ट की तो बात ही नहीं करी। एक काम करें, कोटक कैसे देखता है MCX के चार्ट, ये समझते हैं। कैसे? श्रीकांत जी को लाइए स्क्रीन पे। श्रीकांत जी गुड आफ्टरनून। आपका प्रेफर्ड पिक बाद में, पहले MCX का चार्ट। गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए, वैसे अगर MCX की बात करें तो MCX में कोटक का स्टेक है और इसी वजह से कंप्लायंस इशू है, तो मैं उसमें बात नहीं कर सकता। लो कर लो बात। अभी कोटक का धंधा बढ़ता जा रहा है तो कंप्लायंस बढ़ता चला जाएगा। खैर MCX छोड़ता हूं, आपका प्रेफर्ड पिक भाई साहब। बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि ये मार्केट में वैसे जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें से HDFC AMC ये हमें अच्छा लग रहा है। 56.10 56.15 के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल अगर इसका देखें तो एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन ये स्टॉक बना रहा है और उस स्टॉक के उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के लोअर बाउंड्री पे ये स्टॉक आ चुका है, वहां से रिवर्सल एक्टिविटी देखने मिल रही है। तो करंट लेवल से मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक कम से कम 57-50 तक के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल्स पे से लॉन्ग करे, 55-50 का स्टॉप लॉस रखे, तो HDFC AMC करंट लेवल से खरीदना चाहिए। जी हाँ, कैपिटल मार्केट थीम आज एक बार फिर से तूल पकड़ रही है। सुबह कैम्स HDFC AMC आज अच्छा मूव दे रहे थे, लेकिन मैं इससे हट कर एक बार फिर से चलता हूँ मेटल्स पे। लुक एट निफ्टी मेटल इंडेक्स 10564 10,564 पे शिखर के वे फेरस नॉन फेरस दोनों पार्टिसिपेट करते हुए आज का टॉप गेनर JSPL 1075 क्या वाइल्ड कैंडल क्रिएट हुई है और मल्टी ईयर हाई मई 2024 के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे JSPL। यतिन से बात करते हैं एग्जैक्टली ये जो हाल का जो मोमेंटम है ये क्यों एस्टेब्लिश हुआ है। मेरे ख्याल से 15 अक्टूबर से पहले यतिन प्रीशियस मेटल्स ने डोमिनेट किया था, लेकिन अब फेरस नॉन फेरस दोनों ही ग्रुप बहुत स्ट्रांगली मूव देते हुए निफ्टी मेटल इंडेक्स ऑल टाइम हाई। क्या धारणाएं बन रही हैं यहाँ पर? जी तो देखिए, 2 दिनों पहले भी हमने मेटल शेयर्स में बताया था कि ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है क्योंकि चाइना और जो US मार्केट्स है वहाँ से अच्छी खबरें आ रही हैं और दूसरा कि बहुत सारे इलाकों में डिस्ट्रप्शन भी होता हुआ नज़र पड़ रहा है, जिसके कारण मेटल शेयरों पे रिन्यूड फोकस आता हुआ नज़र पड़ रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉपर के दाम ऑल टाइम हाई के नज़दीक आ गए हैं $1100 पर टन के हिसाब से। और अगर हम फेड की रेट कट की बात करें तो रेट कट टिपिकली जब होता है फेडरल रिजर्व के द्वारा, तब मेटल शेयरों में आपको तेज़ी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा सप्लाई में भी थोड़ी बहुत टाइटनेस है, बहुत ज़्यादा सप्लाई भी नहीं है मार्केट में। और अगर हम डिमांड की बात करें तो ये भी बढ़ रही है
और कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं, जिसके कारण मेटल के दाम जो हैं फर्म होते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम सिल्वर और जिंक की प्राइस की बात करें तो जो 30-40% सिल्वर में जंप देखा था, उसके बाद कंसोलिडेशन ज़रूर हो रहा है, लेकिन प्राइसेस अभी भी काफ़ी लुक्रेटिव हैं दोनों ही कमोडिटीज़ के लिए। एल्यूमिनियम की दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ मार्जिन इंप्रूवमेंट बहुत सारी कंपनियां गाइड कर रही हैं, क्योंकि जो एल्यूमिनियम के दाम हैं ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से मोमेंटम में दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट चाइना में एल्यूमिनियम और स्टील के प्रोडक्शन पे कर्व्स भी लगते हुए नज़र पड़ रहे हैं, जिसके कारण जो ग्लोबल डिमांड है वो सप्लाई की स्थिरता की वजह से आपको चेस करती हुई दिखाई पड़ रही है बहुत सारी कमोडिटीज़। इनफैक्ट एल्यूमिनियम की ग्लोबल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगभग 98% के स्तर पे है, जिसके कारण काफ़ी शानदार यहाँ मोमेंटम भी बना हुआ है। इसके अलावा स्टील की बात करें तो CLSA का मानना यह है कि जो चीन इस साल 8.5% उत्पादन कम करने वाला है स्टील का, उससे वैश्विक तरीके से आपको स्टील के दाम फिर से फर्म अप होते हुए नजर पड़ेंगे, क्योंकि 50 मिलियन टन की जो कैपेसिटी है वो एकदम ही ऑफ होती रहेगी। ऑब्वियसली अगर हम मेटल के परफॉर्मेंस की बात करें तो आपके स्क्रीन पर एक प्लेट आएगी जहां आप देख पाएंगे कि किस तरीके से मेटल के दाम आपको बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। ईयर टू डेट कॉपर 28% ऊपर है। अगर हम आयरन ओर की बात करें तो यहाँ भी आपको तेज रुझान देखने को मिला है। स्टील पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छी तरीके से मोमेंटम में दिख रहा है। और अगर हम बात करें एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर की, तो यहाँ भी आपको डबल डिजिट गेन्स आते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड अगर हम देखें तो बेस मेटल्स हों, प्रेशियस मेटल्स हों, सब जगह आपको तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मेटल स्टॉक्स इन पर्टिकुलर अच्छी तरीके से रैली कर रहे हैं। मेटल स्टॉक्स बढ़िया करते हुए और मल्टीपल रीजंस। फेडरल रिजर्व के दरों में कटौती की एक्सपेक्टेशन, एंटिसिपेशन में सप्लाई टाइट हो रही है। उस दिन परसों मनीषा से जब चर्चा हो रही थी तब ये बताया था फला माइन इधर उधर सब जगह कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो कई सारे बेस मेटल्स में सप्लाई टाइटन होती हुई डिमांड स्ट्रांग हो रही है। और ऊपर से अगर वो ट्रेड डील्स बड़े बड़े देशों के साथ हो रही हैं यूएस की, तो और ऑप्टिमिज्म है। और कॉस्ट एस्केलेट हो रही है। इस बीच ध्यान रखिएगा, इंडियन कंपनीज लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स के तौर पे जानी जाती हैं। तो हम और स्वीटर स्पॉट पे आते हुए एक मेटल पे JSW स्टील पे ट्रेड तो खैर मानस ने राइट कर रखा है, लेकिन JSPL आज वायदा का टॉप गेनर है। मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है, या तो गाबा सर ने या मानस ने किसी ने JSPL पे ट्रेड इनिशिएट करवाया था। गाबा सर आपने करवाया था क्या? आई थिंक मैंने दिया था जिंदल स्टील का। यार थिंक मतलब आपके सारा चिट्ठा तो मैं रखता हूं, आप ध्यान नहीं रखते हो। थैंक यू, शुक्रिया। हाँ। JSPL दिया था या जिंदल स्टील या JSW स्टील दिया था? JSPL था सुबह। हाँ, JSPL दिया। रिव्यू तो कर दो आप कम से कम। अच्छा, हो गया काम, निकलने के बाद? नहीं नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है। JSW स्टील, हाँ हाँ। नहीं JSPL, JSW स्टील नहीं। JSW स्टील तो मानस का पिक चल रहा है। अच्छा, तो जिंदल स्टील होगा फिर। हाँ हाँ हाँ, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। हाँ, वो ट्रेड कर रहा है करीब 11,073। मेरे ख्याल से 1100 तक जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। अब तो इतना अच्छा अपमूव मिला है करीब 3.5% तो 1160 का कोई फ्रेश ट्रेड लेवे 1160 का स्टॉप लगाकर तो एक अपमूव मिल सकता है यहाँ पर जिंदल स्टील में। कुल मिला के जिंदल साहब खुश होंगे कि चलो दोनों लोग मिलके मेरे स्टॉक पे बात कर रहे हैं। भले ही थोड़ा बहुत विरोधाभास है, क्यों नहीं है, कोई कुछ पूछ रहा है कोई पूछ रहा है, लेकिन आवाज़ बात वही हो रही है कुल मिला के, है ना? है आशीष? जिंदल साहब खुश होंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को बदलते हैं और अब आते हैं IDBI बैंक पर, है ना? क्या चल रहा है मैं आशीष, प्रोनाउंसिएशन मेरा सही है ना? क्या चल रहा है? यतिन से बात तो रचना जी बताएंगे। आई हैव नो आइडिया व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। रचना जी, इज ही राइट? यस, इन्होंने ये सेगमेंट इन्होंने बनवाया, आशीष जी ने। लेकिन अब एक काम करते हैं, यतिन से बात कर लेते हैं। लो भोपाली रिएक्ट नहीं कर रहा है इस पे, तो और कौन करेगा? रचना जी तो सुन पड़ी है। हाँ भैया, क्या चल रही है? क्या चल रही है कि ग्राफिक नहीं बनवाया आपने? नॉर्मल ले आया आप तो? ये तो मौर्य जी डिसाइड करते हैं मौर्य कैसे करना है। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं। मौर्य जी, आप ग्राफिक बना के नहीं लाए? वो कैसे बोलेंगे, अब शो में नहीं है वो। तो अपना काम है पीछे छेड़ देना, जस्टिफिकेशन भी ऐसा मान लेना। कैसे लग रहा है IDBI बैंक? तो देखिए, मनी कंट्रोल के हवाले से खबर आ रही है और IDBI बैंक ऑब्वियसली फोकस में इसलिए इतने टाइम से है कि यहाँ डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया को वेग मिल रही है। इनफैक्ट मनी कंट्रोल की जो खबर है और जो सूत्र उनको बता रहे हैं कि सरकार जल्द फाइनेंशियल बिड मंगा सकती है और इसीलिए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप अक्टूबर 31 को, यानी इसी हफ्ते के अंत के पहले आपको वो लोग मिलते हुए नजर पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप मिल रहा है, इसके अंदर दीपम सेक्रेटरी और DFS सेक्रेटरी दोनों एक्सपेक्टेड हैं। तो एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है जहां शेयर परचेज अग्रीमेंट, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज होंगे
और जैसे ही दीपम और डीएफएस सचिव मंत्री लोगों के साथ मिलकर ये डॉक्यूमेंटेशन फाइनल करेंगे, तुरंत ये जो ट्रांजैक्शन है ओपन कर सकता है दीपम, विच इज़ डिपार्टमेंट ऑफ डाइवेस्टमेंट। और क्लियरली अगर हम देखें तो बहुत ही एडवांस स्टेज में आपको ये ट्रांजैक्शन पहुंचता हुआ नज़र पड़ रहा है। इनफैक्ट वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री दोनों ने हमको स्टेटमेंट दिए थे, जो उन्होंने कहा था कि सेकेंड हाफ में पूरी तरीके से आईडीबीआई बैंक की डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया पूरी करने को वो लोग देख रहे हैं, और क्लियरली उस दिशा में आईएमजी मिल रहा है। जैसे ही ये स्टोरी आई, स्टॉक बिल्कुल ही भागा और अभी भी 8% की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। अगर 31 तारीख को ये डिसीजन ले लिया जाता है, आईएमजी सब कुछ क्लियर कर देता है, तो मुझे लगता है दीपम किसी भी वक्त बोलियाँ खोल सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ 3 बिडर्स थे, एक कोटक महिंद्रा बैंक, और इन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में भी अपडेट दिया था कि आईडीबीआई बैंक की ड्यू डिलिजेंस उन्होंने कंप्लीट कर ली है। तो कोटक की तरफ से एक बयान आया। 2 बिडर्स हैं, एक मुझे लगता है एक दुबई बेस्ड बैंक थी और दूसरी फेयरफैक्स ग्रुप जो है वो इसमें बोली लगा रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से ट्रांजैक्शन शेप अप होता है, कौन फ्रंट रनर है, लेकिन हाँ स्टॉक में ज़रूर एक्साइटमेंट है इस खबर के बाद। आईडीबीआई बैंक रखिए इसको भाई रडार पे। 31 को पता चलेगा कि शायद अप्रूवल आता हुआ नजर आया और खबर के बाद तेजी आती हुई। श्रीकांत, आज छोड़ देता हूँ श्रीकांत कोटक भी रेस में ऐसी अपडेट्स दे रहे हैं। अच्छा, चार्ट तो देख ही सकते हैं श्रीकांत अपन आईडीबीआई बैंक का, कैसा लग रहा है? देख सकते हैं, क्योंकि अगर इसके मीन्स सबसे पहले देखिए तो ये पूरा सेक्टर चल रहा है। पीएसयू बैंक्स के हर एक स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है, और ये पर्टिकुलर स्टॉक की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल टाइम्स इसने 105 106 के लेवल्स को टेस्ट किया है। पिछले अगर 1 साल के अगर डेटा को देखते हैं तो 3 से 4 बार हम इसी लेवल्स को रीटेस्ट करते हुए आईडीबीआई को देख रहे हैं, और उन्हीं लेवल से बार बार एक सेलिंग आती है। बट इस बार के ओवरऑल फॉर्मेशन को देखते हुए और जैसे बाकी स्टॉक्स में तेजी बनी है, मुझे लगता है ये ब्रेकआउट करके एक बार 125 130 के लेवल्स दिखा सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट काफी डिसिसिव ब्रेकआउट हो सकता है। वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं काफी, तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अगर इसमें लॉन्ग की पोजीशंस हो या तो अगर इन्वेस्टमेंट्स अगर हो तो इसमें बने रहे। हमें लगता है कि कम से कम 115 के टारगेट्स और बेस्ट केस में 125 के टारगेट्स नजर आते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब यहाँ से ट्रेड्स की तरफ आते हैं, एक बार फिर से लौट के, और 3 जो धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड्स हैं वो पिक करते हैं। पहले मानस जी के पास चलते हैं। मानस जी, आज के धमाकेदार ऑप्शन क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए, ऑप्शन के लिए यूपीएल के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। यूपीएल में करीब 10-12 दिनों का कंसोलिडेशन हुआ था, लेकिन फाइनली एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है काफी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ। तो 700 वाला नवंबर मंथ का कॉल ऑप्शन 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 18 रुपए के रहेंगे, और टारगेट सेट करेंगे आप 35 रुपए के आसपास का। यूपीएल का नवंबर मंथ का 700 वाला कॉल ऑप्शन डिस्क्लोजर है, कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, एक ट्रेड हो गया यूपीएल की 700 की कॉल नवंबर की। रचना जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, हम एमसीएक्स में पी बाई कर सकते हैं, और एमसीएक्स के पी में 9200 का पी ले सकते हैं, जो कि 437 पे ट्रेड कर रहे हैं। नवंबर की बात हो रही है ऑब्वियसली, और हम इसमें 390 का एसएल लगाएंगे इसको लॉन्ग करके, और हमारा टारगेट होगा 500 एंड 530। ओके, एमसीएक्स की पुट आज सुबह से आप पुट से फोकस कर रही हैं और आपको मौका भी मिला, दस्तूर भी मिला, तो शायद आपने शॉर्ट भी कर दिया एमसीएक्स पे। आपका ट्रेड अमित जी ऑप्शंस में क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, टाटा स्टील के साथ जाऊंगा। यहाँ पे 177 का एक रेजिस्टेंस इसने क्रॉस किया, और जिस हिसाब से मोमेंटम है मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे 52 वीक हाई बहुत जल्दी क्रिएट होगा। 180 का कॉल ऑप्शन नवंबर मंथ का लेंगे, लगभग ट्रेड कर रहा है 6 रुपए 65 पैसे पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे 4.5 रुपए का, 4 रुपीज 50 पैसे का, और टारगेट्स हमारे 12 रुपए के रहेंगे। ओके, चलिए ये ट्रेड से पूरा हो गया। आज थोड़ा सा हम दरअसल आईडीबीआई की चर्चा में और साथ ही साथ एमसीएक्स वाले इशू में थोड़ा सा इंडल्ज रहे, तो ट्रेड्स थोड़ा सा अगर आप देखें विलम्ब से आ रहा है। लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ पे जो 4 का चौका के ट्रेड्स हैं वो भी मैं स्क्रीन पर रख ही देता हूँ। 4 ट्रेड्स आएंगे। मानस जी के सौजन्य से आएगा सस्ता ऑप्शन ट्रेड, श्रीकांत चौहान जी पिक करेंगे आज का एफएनओ सुपरस्टार, और प्रकाश का बसर पिक करेंगे आज का चार्ट का चमत्कार, और साथ ही साथ मयूरेश जी मिड कैप फंड कॉल आज की। मानस, मैं बड़े छोटे अंतराल में आपके पास आ रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा, लेकिन फिर भी आपका ट्रेड क्या रहेगा?
तो देखिए पीएनबी के ऑप्शन में खरीदारी करनी है, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस पीएसयू बैंकिंग में है, मेरा समझना है कि पीएनबी भी नेक्स्ट मूव के लिए तैयार है। करंट लेवल से शायद 10 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए नवंबर मंथ का 120 वाला कॉल ऑप्शन पीएनबी का लिया जा सकता है। 4 रुपए 25 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें स्टॉप लॉस आपको 3.5 रुपए का लगाना है और टारगेट आपको 6.5 रुपए के सेट करने हैं। ओके, पीएनबी नवंबर की 120 की स्ट्राइक की कॉल पिक करनी है आपको। श्रीकांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, मुझे भी यही लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में अच्छी तेजी है, तो वहां पे कुछ कल के दिन में हमने ब्रेकआउट देखे थे, आज एक पुल बैक सॉर्ट ऑफ रैली हमें देखने मिल रही है, तो इसके बाद वापस से ये ब्रेकआउट रिज्यूम हो सकते हैं। इसी वजह से करंट लेवल से कैनरा बैंक को खरीदा जा सकता है। पिछले कम से कम 12-15 दिनों से ये स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और इस रेंज को अभी इसने क्रॉस कर लिया है। तो करंट लेवल से अगर मैं लॉन्ग करता हूँ 129-129.50 में, तो स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे 126 रुपए के, और टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 137 से लेकर 140 के। तो करंट लेवल से कैनरा बैंक को खरीदे, लेकिन स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 126 का। ओके, कैनरा बैंक पे लॉन्ग कॉल है। प्रकाश सर, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ध्यान है इंडस टावर पर। इंडस टावर ट्रेड कर रहा है 386 के आसपास, करीब 380 का स्टॉप लगा है, ज्यादा नहीं। ये स्पिलओवर ट्रेड बन सकता है। टारगेट 395 to 400, ये एक जोन है, मेरे ख्याल से कल तक जाना चाहिए इंडस टावर। ओके, इंडस टावर्स आपकी कॉल रही इस वक्त 300 पे। बहुत ही शानदार, उम्दा, जिसे कहते हैं ना, टेक्निकल पैटर्न इस पे बना हुआ है, तो उसको आप पिक करते हुए मयूरेश जी, आप क्या मिड कैप फंड कॉल क्या रहेगी आपकी? तो हमारे वॉच लिस्ट पे जो मार्केट्स विद इंडिया में देख रहे हैं वो है टीबीओ टेक। तो टीबीओ टेक एक ग्लोबल B2B ट्रैवल मार्केट प्लेस है, जो एयरलाइंस, होटल्स, एक यूनिफाइड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इन्होंने बना दिया है, और कहीं ना कहीं एक क्रॉस सेलिंग जो अपॉर्चुनिटी है, जो पूरा मॉडल ही इनका एक बेस्ड है सारी ये चीजों पे, वहां पे आई थिंक एक बढ़िया सा एक ट्रैक्शन देखा जा सकता है नंबर्स के ऊपर। दूसरी चीज आई थिंक जो एक कैटलिस्ट रहेगी स्टॉक के लिए इज ऑब्वियसली आई थिंक जो नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में इन्होंने क्लासिक वेकेशंस नाम की एक कंपनी को अक्वायर किया है, जो प्रीमियम लेजर के बिजनेस में है, और इसमें हमें लगता है आई थिंक जो इंटरनेशनल सोर्सिंग हो सकती है नॉर्थ अमेरिकन ट्रैवलर्स के लिए। हालांकि ट्रम्प टैरिफ अलग इशू है, बट ट्रैवलर्स तो जाते ही रहेंगे, तो मुझे लगता है आई थिंक जो अर्निंग्स मोमेंटम हो सकता है, और जो टेक्निकल पैरामीटर्स हम देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में, ये दोनों चीजें अच्छी तरह से एक साथ आ रही है, तो ये हमारे वॉच लिस्ट को जरूर है टीबीओ। ओके, मैं चार ट्रेड्स यहाँ पिक किए, उसका दोबारा उल्लेख नहीं करूँगा, बट निफ्टी में थोड़ा सा पुल बैक है, इट्स 25865, तो हम एक्सपायरी डे में 25,800 के क्लस्टर को यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, और मोर और लेस ये एक्सपायरी स्लिप करते हुए ऑप्शन राइटर्स के ठीक आज के जोन के बीचों बीच। ओके, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ देवेंद्र चौकसी होंगे बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में। अभी हाजिर होते हैं छोटे से अंतराल के बाद। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार जरा टीवीएस मोटर्स के नंबर्स आए हैं, एक बार जरा हल्का सा उसको सेंस करते हैं, फिर देवेंद्र जी से बातचीत शुरू करेंगे। नंबर रखिएगा स्क्रीन पे। मुनाफा करीब 906 करोड़ रुपए, और एक्सपेक्टेशन थी, अनुमान था करीब 980 का, तो यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है यहाँ पर वर्सेस एक्सपेक्टेशन। और अभी मेरे पास सिर्फ बॉटम लाइन की फिगर है, यस, अभी सिर्फ मेरे पे मुनाफे का आंकड़ा है। 990 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी और 906 करोड़ का ये आंकड़ा रहा है, और 11,812 करोड़ रुपये का जो अनुमान था आय का, वो करीब करीब 11,905। तो ये आंकड़ा एग्जैक्टली अगर आप देखें तो टॉप लाइन का स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन हमारी एक्सपेक्टेशन को मैच करता है, बट बॉटम लाइन में अगर आप देखें थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस है, और करीब करीब 10% का नेगेटिव डाइवर्जेंस है। इट्स ह्यूज। मार्जिन्स की पिक्चर अभी क्या रही वो देखेंगे। एबिटा यहाँ पे रहा करीब 1568 करोड़ रुपए का, और यस, अनुमान अगर आप देखें तो उससे अच्छी टॉप लाइन की फिगर है। एबिटा 1508 करोड़ रुपए, तो एबिटा फ्रंट पे आप देखें एक नेगेटिव सा डाइवर्जेंस है, बट स्लाइट मिस है। 1535 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी। मार्जिन्स इनके थोड़े से ये भी अनुमान से कम है। आई थिंक 30 बेसिस पॉइंट का एक नेगेटिव डाइवर्जेंस वर्सेस 13 की एक्सपेक्टेशन थी, 13.25% के आसपास रहा। खैर, नंबर्स थोड़े से स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से हमारे अनुमान से कमजोर हैं। देवेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और एक बड़े अच्छी अक्टूबर की सीरीज़ के बाद, मतलब इट वाज अ फेस्टिवल सीरीज़, इसने बहुत कुछ दिया,
और निफ्टी बैंक को ऑल टाइम हाई दिया, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स को ऑल टाइम हाई दिया, निफ्टी मेटल इंडेक्स को ऑल टाइम हाई दिया एंड वेरी स्मार्टली वेरी स्ट्रांगली प्लेस टू ऑल टाइम हाई। ये इसका मेरे ख्याल से डेफिनेशन हो सकती है इस सीरीज़ की। बट जो हैंडओवर हमारे पास है देवेंद्र जी, चाहे वो ग्लोबल हैंडओवर हो या फिर अर्निंग्स जो हमारे साथ खड़ी हैं, इस क्वार्टरली नंबर्स जो हमारे हाथ में हैं, उसके बाद नवंबर के लिए आउटलुक क्या लग रहा है आपको? Virendra, good afternoon. Well, I believe that the second half of the financial year की जो शुरुआत ये मंथ से हुई है वो काफी प्रॉमिसिंग शुरुआत हुई है। जो क्वार्टरली नंबर्स नतीजे जो आ रहे हैं, रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, वो रिजल्ट्स भी एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के अंदर काफी हद तक कंपनियों का कारोबार इंप्रूव होके आएगा। सो ये एक प्रॉमिसिंग आउटलुक के साथ में हम सेकंड हाफ को शुरुआत कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर की। मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज को हमें ध्यान देना है, लोअर इंटरेस्ट रेट, लोअर इन्फ्लेशन, हायर अमाउंट ऑफ कंजम्पशन, more amount of money in the hands of individuals because of tax cut on GST, tax cut in the income tax. तो काफी हद तक आई थिंक कंजम्पशन का जो दायरा है, डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी, ये सेकंड हाफ के अंदर प्रभावित रहेगा कंपनियों के वर्किंग के ऊपर। मैं ऐसा समझता हूँ कि अर्निंग्स जो रहेंगे उसके अंदर एक दूसरे दो चीज की हमको एडिशन करनी पड़ेगी। करंटली वी आर एक्सपीरियंसिंग द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक coming down for many of the companies, and that is resulting into particularly the companies which are into manufacturing, उनके लिए काफी हद तक आई थिंक एक इम्पैक्ट पॉजिटिव दिखा जा रहा है। along with the cost of power which is coming down, I think blended cost of power is coming down because of the renewable component getting added into it. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि I think that is also suggesting higher amount of profitability in the current quarter, that is third quarter, and the fourth quarter, and that is second half of this year. तो ये चीज का भी हम शायद कंपनीज का अर्निंग के ऊपर सेकंड हाफ में प्रभाव देखेंगे। सो सालाना कंपैरिजन करेंगे बिटवीन लास्ट ईयर टू दिस ईयर, आई बिलीव दैट आई थिंक द सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज गोइंग टू शो significantly large amount of growth in the volume led revenue, at the same time I think the profitability. So that is where probably market will re-rate, and शायद जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, जो फ्रंटलाइन कंपनीज है, जो निगलेक्ट हुई लास्ट एक साल से मार्केट के अंदर, उनके अंदर शायद आपको एक अच्छा अट्रैक्शन देखने मिलेगा, एक अच्छा प्राइस आउटलुक देखने मिलेगा। करंटली थर्ड क्वार्टर के अंदर जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे हैं, उसके अंदर पोर्टफोलियो शिफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। नए आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए भी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज के अंदर वैल्यूएशन हाई है, उसमें से इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो स्विच करके नया फंड जनरेट कर रहा है to apply for new IPOs. At the same time, I think switching into some of the large cap companies from expensive mid cap companies, ये प्रक्रिया भी चल रही है। तो शायद ये एडजस्टमेंट का पीरियड ये रिजल्ट के दिन के साथ में खत्म हो सकता है, और मे बी आई थिंक वी शुड बी सीइंग बेटर आउटलुक ऑफ द प्राइसिंग फ्रंट as far as the stock market is concerned in next 1 or 2 months. वाकई अच्छा, इनफैक्ट ठीक है, ये पॉइंट टेकन अबाउट आई मीन सेकेंड ऑफ द हाफ ऑफ द फिस्कल। देवेंद्र जी, एक चीज़ और चरम पे है इस वक्त, दैट्स कमोडिटी साइकिल। लुक एट मेटल्स, निफ्टी मेटल इंडेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई छुआ। अभी मेटल्स डोमिनेट करें अभी, और इस बात के कितने चांसेस लग रहे हैं आपको, भले ही आप ट्रेडर के तौर पे या फिर इन्वेस्टर के तौर पे अगर थे यहाँ पर, अभी क्या इस मोमेंटम में अभी पैसा बनना और बाकी है क्या? शुरुआत हुई है आई थिंक मेटल कमोडिटी साइकिल की। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगला 3 साल का प्रोग्राम हमें दिख रहा है कि मेटल कमोडिटीज वुड पॉसिबली गिव द फिनोमिनली हाई रेट ऑफ ग्रोथ। एक तो सबसे पहला जो ग्रोथ ड्राइवर है, जो साइलेंट ग्रोथ ड्राइवर है, वो प्रॉफिटेबिलिटी का है। मोस्ट ऑफ द मेटल कमोडिटी कंपनीज आर यूजिंग द ब्लेंडेड एनर्जी, द रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। सो जो करीबन एक टाइम ऐसा था कि 9 या 10 रुपए पर यूनिट उनकी एनर्जी कॉस्ट आती थी, दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड कमिंग डाउन टू 7 to 8 रुपीस पर यूनिट। और फास्ट फॉरवर्ड 2027-28 उसके अंदर हम देख रहे हैं कि करीबन 5 से 6 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट, ब्लेंडेड कॉस्ट एनर्जी की आ सकती है। मोस्ट ऑफ दिस मेटल कमोडिटी कंपनीज एज यू नो, करीबन 52 to 55% उनका जो इनपुट कॉस्ट है वो एनर्जी कॉस्ट है। तो हम ऐसा देख रहे हैं कि आई थिंक विद द प्राइसेस कमिंग डाउन फॉर द एनर्जी, दे विल बी बेनिफिशियरी मैक्सिमम एज फार एज द प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसर्न। दूसरी तरफ वॉल्यूम का ग्रोथ जो है उनके लिए एक निर्देश देता है कि जैसे जैसे डिस्ट्रक्शन के बाद आई थिंक रिकंस्ट्रक्शन होता है, वॉर रिलेटेड अफेक्टेड कंपनी कंट्रीज है,
उनके अंदर जो रिकंस्ट्रक्शन होने की संभावना है, तो ग्लोबल मार्केट के अंदर मेटल कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है और आगे जाके और जग से बढ़ेगी। हम समझते हैं कि आई थिंक ओवरऑल एनवायरनमेंट इज सजेस्टिंग that volume-led growth will happen in metal commodity along with profitability in the balance sheet for some of the Indian companies particularly कि जहाँ पे उन्होंने ये बदलाव लिया है energy cost के अंदर। So we remain structurally bullish about the metal commodity for 2 to 3 years horizon from now. ओके, मेटल से बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन देवेंद्र जी का यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़ सर, इस बार की बैंक निफ्टी के इस सफ़र में ऑल टाइम हाई में बैंक निफ्टी से स्लाइटली बेटर रहा निफ्टी पीएसयू बैंकों का सफ़र। इस बार एक्शन एचडीएफसी बैंक में मिसिंग है, इस बार एक्शन आईसीआईसीआई बैंक में मिसिंग है, एंड स्पेशली पोस्ट क्वार्टरली नंबर्स। बट पीएसयू बैंक्स कुछ और ही अगर आप देखें तो इस बार टूल पकड़े हुए हैं। सरकार पीएसयू बैंकों में एफडीआई लिमिट जो है वो 49% करने पर विचार कर रही है। ये एक वायर के जरिए खबर भी आई थी। ऑल दो आप कहने को ये भी कहेंगे कि जनाब अभी भी जब लिमिट एग्जॉस्टेड नहीं हुई है तो इस 49% करने का फायदा क्या होगा, बट आप पीएसयू बैंक्स को कैसे रीड कर रहे हैं देवेंद्र? सो आइदर आपके वैल्यूएशन प्रॉफिट बढ़ने से बढ़ते हैं, नहीं तो आपके वैल्यूएशन पॉलिसी के अंदर जो टेलविंड मिला है उससे बढ़ते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए पॉलिसी के अंदर जो टेलविंड मिला है पर्टिकुलरली दो जगह पे। एक तरफ गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक संख्या के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर इन्वेस्टर के हिसाब से लाना है। सो दे विल बी इन्फ्यूजिंग न्यू कैपिटल इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड दैट इज वेयर प्रोबेबली आई थिंक हायर अमाउंट ऑफ ग्रोथ कैन बी प्रोजेक्टेड। एक पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट ये है जैसे इसके हम उम्मीद रख रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नमेंट ने एक टाइम एंड अगेन एक रिकमेंडेशन रखा है कि they would like to further consolidate public sector banks and create them of a bigger size. अगर ये प्रक्रिया चलती है तो शायद जो फर्स्ट राउंड ऑफ कंसोलिडेशन जो हो चुका है 2019 तक, वो अभी आई थिंक 2025-26 के अंदर नया राउंड ऑफ कंसोलिडेशन बनने जा रहा है। So that means they are creating a size. So on one side you are creating the policy for inviting the new investment through the foreign investor into public sector bank. On the other side, you are creating the consolidation regime through the policy matter. मैं ऐसा समझता हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए जो अभी मजबूती का कारण है वो पॉलिसी टेलविंड का कारण है। उसके प्रॉफिट परफॉर्मेंस में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है, बट आई थिंक ज्यादातर पॉलिसी का प्रभाव अपने वैल्यूएशन पे इंप्रूव कर रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर। तो यस, आई थिंक यू कैन काउंट दिस एज अ सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटी। चलिए, तो एक मार्केट्स पे आउटलुक हो गया, मेटल्स पे हो गया, निफ्टी ये आपका पीएसयू बैंक्स पे हो गया। अच्छा, फार्मा में झुकाव देवेंद्र जी आपका इस वक्त किस तरफ है? सीडीएमओ पर आपका स्पेशल टेक, लुक एट लॉरस, क्या प्राइस मूव दिया इस स्टॉक ने? अभी आपका टेक झुकाव किस तरफ है आपका? We continue to remain positive about the CDMO and API space. वहाँ पे कोई ज्यादा हमारे कन्विक्शन में बदलाव नहीं आया है। Yes, I agree कि गए साल के मुकाबले ये साल के अंदर DVs and Loras, both these companies have given spectacularly good amount of return, but that was also a conviction at that point of time कि यहाँ पे बदलाव दिख रहा है हमें। उन्होंने कैपेसिटी बना दी थी और उनका जो कारोबार था उसके अंदर कस्टमर का ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन की रिफ्लेक्शन आना बाकी था रिजल्ट के अंदर, वो रिफ्लेक्शन अभी आना शुरू हुआ है। तो ऑब्वियसली आई थिंक ये कारोबार आगे भी मजबूत चलते जाएगा, दैट इज नो डाउट अबाउट इट। जो मेन एक पॉइंट यहाँ पे दूसरा भी ऐड करना चाहिए कि जो जनरिक कंपनीज जैसे सन फार्मा है, सिप्ला है फॉर एग्जांपल, वो कंपनी के अंदर आई थिंक दे आर बेसिकली डेवलपिंग सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स जनरिक प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स मेरे ख्याल से आई थिंक हायर प्राइस फेच करते हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर, उनका आई थिंक मेरे ख्याल से ये पोर्टफोलियो के अंदर ग्रेजुअली समावेश ज्यादा होता है सब ऑफ द लार्ज जनरिक फार्मा कंपनीज। तो उनके लिए आई थिंक प्राइस करेक्शन का जो एक दायरा हुआ है वो अभी एक अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि सम ऑफ द फ्रंटलाइन फार्मा कंपनीज हैव द इनबिल्ट पोटेंशियल टू गिव 15 to 20% काइंड ऑफ एन अपसाइड फ्रॉम करंट लेवल्स। सो शायद उसके ऊपर आपको ध्यान ये समय के अंदर देना चाहिए कि एक साल के अंदर करीबन 15-20% का रिटर्न सम ऑफ दिस कंपनीज कैन एंड अप गिविंग टू द इन्वेस्टर्स।
देवेंद्र सर, हाय, गुड आफ्टरनून। नए संवत की आपको ढेरों शुभकामनाएं। देवेंद्र सर, एक चीज जो ग्लोबली मार्केट फैक्टर इन करके चल रहे हैं कि कल जब फेड अपनी 2 दिनों की बैठक खत्म करेगा तो अनाउंसमेंट देगा 25 बेसिस पॉइंट्स का एक कट, और शायद ग्लाइड पाथ भी दे देगी और फर्दर कटौती। क्या एक पॉसिबिलिटी, पता नहीं, ऐसी जहन में आ रहा था अभी कि कल स्टेटस को रख दे, क्योंकि डेटा ब्लैकआउट है, मेरे पास सिर्फ इन्फ्लेशन का प्रिंट है, मेरे पास लेबर मार्केट का कोई आंकड़ा नहीं है, पिछले 1 महीने से शटडाउन चल रहा है गवर्नमेंट का। उस बहाने पॉवेल साहब और उनकी टीम डिसाइड करे कि नहीं, इस ब्लैकआउट के बीच में गलती हो जाएगी 25 बेसिस पॉइंट काटना। ये हो सकता है क्या? नए साल की आपको भी खूब खूब बधाई आशीष। वेल, पॉसिबिलिटीज को 2 तरह से देखते हैं। अमेरिका के पास जो चॉइस है, वो चॉइस नंबर 1 ये है कि कंज्यूमर के हाथ में आप रिलेटिवली स्टेबल परचेजिंग पावर दें, so that I think their economy can possibly grow from $30.5 trillion to $31.8-32 trillion in 2026. So ये एक possibility हम देखने जा रहे हैं कि I think America would possibly want to give more amount of pricing power in the hands of consumers, rate of interest कम करने से. Because of that, I think there should be a revival in the program as far as the economy is concerned, in form of implementation of some of the larger objectives, including make America great again objective. So ये भी एक I think संकेत मिला जाना चाहिए. Every impact will have some kind of a corresponding negative impact also at the same time. मैं ऐसा समझता हूँ कि as of now this could be I think being seen as a calculated move, कि एक तरफ आप इंटरेस्ट रेट घटा के I think प्रोडक्शन बढ़ा के अपने इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हो, तो शायद ये एक अच्छी पॉसिबिलिटी को गिनना जाना चाहिए। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अदर एस्पेक्ट इंक्लूडिंग करेंसी, बॉन्ड यील्ड एटसेट्रा, उसको थोड़ा टाइम के लिए आई थिंक डिस्काउंट करना पड़ेगा अगर इफ यू हैव टू टेक दिस पर्टिकुलर व्यू। इन माय पॉइंट, गुड चांसेस आर दैट दे विल प्रोबेबली ब्रिंग डाउन बाय 25 बेसिस पॉइंट अहेड ऑफ क्रिसमस। 30 बेसिस पॉइंट्स की कटौती जो लार्जली शायद भाव में ग्लोबली मार्केट्स प्राइस इन करके चल भी रहे हैं। देवेंद्र सर, एक तरफ कल का फेड मीट आउटकम, छठ पूजा के बढ़िया सेलिब्रेशंस हो चुके, अब सब फोकस करेंगे बिहार इलेक्शंस पे, अगले हफ्ते वोट डलना शुरू है, तो मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर वो भी। कुछ आई एम श्योर डीआर चौकसी ने भी कुछ ग्राउंड रियलिटी चेक लिया होगा। क्या लग रहा है सर, मार्केट्स को तो पता है क्या चाहिए, पर वो समीकरण वैसे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, बहुत टफ फाइट है क्या? आप लोगों ने कुछ ग्राउंड चेक लिया क्या? एनडीए या फिर महागठबंधन, किसकी तरफ झुकाव ज्यादा है, और कितनी अहमियत है सिलेक्शन की मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से? ये लास्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। मार्केट के पर्सपेक्टिव से अहमियत इसलिए भी ज्यादा है कि अगर बीजेपी लेड गवर्नमेंट आती है बिहार के अंदर, तो सर्टनली एक प्रॉमिस ऐसा बनता है कि जो ग्रोथ प्रोग्राम इकोनॉमी के अंदर चल रहा है उसका बेनिफिट बिहार को भी मिले, जिसे उत्तर प्रदेश की आज आप एक इम्पैक्ट देख रहे हैं, चेंज इम्पैक्ट देख रहे हैं, और सेम इम्पैक्ट आई थिंक बिहार में आनी जरूरी बनती है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि समय सही है। शायद आई थिंक इफ दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कम्स इन, बीजेपी लीड गवर्नमेंट कम्स इन, मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक बिहार का प्रोग्रेस जो पिछले सालों के अंदर काफी हद तक इम्पैक्ट हुआ था, वो शायद इम्प्रूव हो सकता है यहाँ से। सो मार्केट टुक्स एट दिस पॉसिबिलिटी एज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी, और अगर ये इम्प्रूवमेंट आता है जिसकी हम वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं, शायद मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक द मार्केट वुड बी हैप्पी इफ द रिजल्ट कम्स इन फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर व्यू। सो लेट्स वेट एंड सी। पॉलिटिक्स में कोई प्रेडिक्शन तो नहीं करना चाहिए, बट एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली है कि कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, ग्रोथ बना रहना चाहिए, और जो पिछड़ा हुआ स्टेट है उसको एक इम्प्रूव करने का अवकाश मिलना चाहिए, स्कोप है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक। बाकी ऑपरेट करना है भी बड़ा मुश्किल इस बार का। मार्केट्स नज़र रखेंगे, बट ऑब्वियसली चाहेंगे कि एक सर्टन अलायंस जो है बेहतर परफॉर्म करके दे, लेकिन देखते हैं वो आउटकम अवेटेड रहेगा। लक्ष्मण छुट्टी पे गए हुए बिहार, अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी कि कैबिनेट मीट के आउटकम में क्या निकल के आया, वो तो खैर खबर पे मुहर लग गई। फर्टिलाइज़र के लिए बढ़िया सब्सिडी का अनाउंसमेंट हुआ है,
और लक्ष्मण से कहा भी है देवेंद्र सर कि जब गए बिहार तो जरा ग्राउंड रियलिटी चेक लेकर आए, तो उनसे वापस रिपैच करेंगे तो बातचीत करेंगे छुट्टी के बाद। देवेंद्र सर थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच आशीष, थैंक यू वेरी मच। निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन्स पे। चर्चा हुई थी 810 731, वो एक बाय जोन है। 810 आज के लोस, ये चार्ट तो डॉक्टर अभी ऊपर आना चाहिए था लाइन के पास, थोड़ा सा हटा दीजिए इसको, ऐसा वाला एरो वाला दिखाइए। ये फील नहीं आ रहा कि वापस भाव टू भाव आ गए हम लोग क्लोजिंग लेवल्स पे। फिर नहीं वो रिकवरी अच्छी है। हाँ दिक्कत है चार्ट थोड़ी सी दिक्कत। हाँ इसीलिए हटा दे, कोई दिक्कत नहीं, कभी हो जाता है, टेक्निकल है। जब M6 टेक्निकल ग्लिच कर सकता है तो इधर भी चार्ट ग्लिच आ सकता है थोड़ा बहुत। ये लीजिए 10 पॉइंट ने एकदम फ्लैट ट्रैजेक्टरी पे आ गए, फिर वो बाय जोन से। हाँ बिल्कुल। तो आशीष दो ही लॉजिक थे, ऊपर थे कॉल राइटर, नीचे दो लॉजिक थे, 800 का पुट राइटर टेंडेमा, तो वो काम कर रहा है। इंटरडे ट्रेडर को भी सब कुछ मिल गया, पोजिशनल को भी। देखिए पोजिशनल में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अभी आप बने रहिए जब तक स्क्रीन पे 731 700 है कायम, बने रहिए। इंटरडे ट्रेड अगर लिक्विडेट करना हो इस भाव पे कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिप्स को हम तब तक खरीदेंगे जब तक 25,800 है, 25,730 है, और ऊपर की तरफ एक्यूट स्ट्रेंथ आशीष तभी आएगी जब आप 26,050 के ट्रेड में के ऊपर काम करेंगे। तो पोजिशनली कैरी कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इंटरडे ट्रेड यहां पर निपटा दीजिए आशीष। बढ़िया निफ्टी बैंक की रणनीति स्क्रीन पे। अच्छा एक काम करें, अब समय ज्यादा नहीं है, पहले एक्सपर्ट्स के पिक्स ले चलते हैं, क्या कैरी करना चाहते हैं, BTST STBT आइडियाज। चलें पहले अपन रचना जी और कविता जी के पास। रचना जी आप बताओ क्या ले जाना है। जी हम यूनियन बैंक को लेके जाएंगे लॉन्ग साइड पे, एंड 148 पे है यहाँ पे फ्यूचर्स। हम इसमें 147 के एसएल के साथ इसको लॉन्ग करेंगे। अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 151 एंड 152। यूनियन बैंक खरीदारी करने का मन। कविता जी आपका। एस्कॉर्ट्स कुबोटा ये बहुत अच्छा क्लोजिंग देते हुए पिछले 4 दिन के कैंडल्स को आज सब्स्यूम करते हुए है और अच्छा मोरोबोजो फॉर्मेशन बना रहा है। प्रीवियस स्विंग हाई 3780 तक दिखते हैं। सो फॉर द प्राइस मूव ऑफ 3760 3780 के प्राइस टारगेट्स के लिए एस्कॉर्ट्स को हम एस BTST लेकर जा सकते हैं 3680 का स्टॉप लॉस मिलकर। ओके एस्कॉर्ट्स को बोटा 3722 पे आपका बाय कॉल है। अब चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी आप क्या कैरी करेंगे? देखिए अभी यूपीएल के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय दी थी। BTST के लिए यूपीएल के फ्यूचर में खरीदारी की जा सकती है, तो नवंबर मंथ का फ्यूचर यूपीएल का खरीदा जा सकता है। करंट प्राइस चल रहे हैं 707 के, तो करंट लेवल्स पे यहाँ पर आप यूपीएल के फ्यूचर में खरीदारी करिए 696 के स्टॉप लॉस से 730 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके यूपीएल फ्यूचर्स मानस इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रखते हैं। अमित जी आपके कैरी करेंगे? जी टाटा स्टील कैरी करूंगा। 182 का प्राइस है, 180 का स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे टारगेट्स हमारे रहेंगे 186 रुपीज के। ओके टाटा स्टील। गावा सर आपका? मेरा ध्यान है LNT पर। अब LNT ट्रेड कर रहा है 3979 पर, स्टॉप लॉस चाहिए 3960 19 रुपए का। लगता है 4000 मार्क कर लेगा आराम से LNT। लीजिए क्या तेजी आई लास्ट। एक काम करिए दीपाली को रेडी करिए, कल लार्सन एंड टूब्रो और कल कोल इंडिया के नंबर्स आने हैं। इन दोनों नंबर्स पे दीपाली और कंचन से अभी बात करते हैं, समझ लेते हैं नंबर्स क्या एक्सपेक्टेड है। पहले श्रीकांत आपका प्रेफर्ड आइडिया। बिल्कुल, तो आशीष जी देखिए यहाँ पे थायरो केयर ये एक स्टॉक अच्छा लग रहा है हमें। 1330 के करीब ट्रेड कर रहा है, 1330 के करीब इसे खरीदे। 1290 का स्टॉप लॉस हमें रखना है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 1400 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो थायरो केयर BTST के बेसिस पे खरीदा जा सकता है। BTST आइडियाज आते हुए यूनियन बैंक, एस्कॉर्ट्स, यूपीएल, टाटा स्टील, थायरो केयर और गावस्कर का लार्सन एंड टूब्रो खरीदने के मौके हैं।
डीलर्स लेकिन क्या कर रहे हैं, डीलिंग रूम का माहौल कैसा है, उनके प्रेफर्ड आइडियाज कौन से हैं, यतिन बताएंगे। यतिन क्या कहता है डीलिंग रूम चेक? गुड आफ्टरनून आशीष। दो स्टॉक जो आज डीलर्स के रेडार पे हैं, सबसे पहले है इंडस टावर, जहां डीलर्स बीटीएसटी की रिकमेंडेशन कर रहे हैं। ऑब्वियसली अभी जो एनालिस्ट कॉल है वो चल रहा है, स्टॉक बिल्कुल डेज हाई पे है, लेकिन डीलर्स को अभी भी लगता है कि यहाँ 400 तक के टारगेट्स हो सकते हैं। एफआईज यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी एक काउंटर है जहां डीलर्स पोजिशनल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 425 तक के टारगेट्स के लिए। बहुत सारे एचएनआईज यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से डीलर्स बाय ऑन डिप्स की सलाह यहाँ नवंबर फ्यूचर्स के लिए दे रहे हैं। ओके, ये दो स्टॉक्स रखिए जो डीलर्स के रडार पे, डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे। कल एक तो फेड मीट के आउटकम का इंतजार रहेगा रात में, दूसरा अब तक इस हफ्ते के रिजल्ट्स निफ्टी वाला कोई नहीं था, सिर्फ वायदा के कई नंबर्स आ रहे थे कल, लेकिन रिजल्ट्स के लिहाज से एक हेवी डे, और यहां से हफ्ता धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस करेगा हेवीली लोडेड है। कल निफ्टी की दो कंपनीज लार्सन एंड टूब्रो और कोल इंडिया के नंबर्स आने हैं। लार्सन एंड टूब्रो अहेड ऑफ नंबर्स, खूब स्पाइक आ रहा है जो काबा सर ने दिखाया भी था, और कोल इंडिया दबाव में। क्या एक्सपेक्टेड नंबर्स से क्विकली समझ लेते हैं। लार्सन एंड टूब्रो के लिए दिवाली के पास चलेंगे, कोल इंडिया के लिए कंचन के पास आएंगे। दिवाली पहले, लार्सन एंड टूब्रो क्विकली समझाएं क्या एक्सपेक्टेड। एलएनटी के नंबर्स पॉजिटिव साइड पर रहेंगे। रेवेन्यूज देखेंगे तो 61,550 करोड़ से बढ़कर 72,700 करोड़ रहने की पॉसिबिलिटी है वायवा बेसिस पे। कंसोलिडेटेड एक्सपेक्टेशंस हैं। मुनाफा देखेंगे तो 3395 करोड़ से बढ़कर 3750 करोड़ रहने की पॉसिबिलिटी है। एबिटा में भी ग्रोथ दिखाई दे रही है, 6400 करोड़ से बढ़कर 6900 करोड़ रहने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि मार्जिन फ्लैट ही रहेंगे, 10.3% से बढ़कर ही 10.5% एक्सपेक्टेड है वाई बेसिस पे। दरअसल जो इनका कोर ईएनसी कारोबार है, जो ये सेगमेंट है, ये बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा। यहाँ पर रेवेन्यूज लगभग 19% ग्रो होंगे, और इसीलिए कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी रेवेन्यूज 16% ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो एबिटा मार्जिन हैं वो कोर ईएनसी सेगमेंट में तो फ्लैट रहेंगे 7.6% के आसपास, लेकिन कंसोलिडेटेड लेवल पे हल्का बहुत यहाँ पर प्रेशर दिखाई दे रहा है। दो बड़े मेगा ऑर्डर्स कंपनी को इस क्वार्टर में मिले थे, स्पेशली एनर्जी और हाइड्रोकार्बन बिजनेस को लेकर। तो अपडेट जो रहेंगी इन अर्निंग्स के साथ साथ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, स्पेशली किस तरीके के डोमेस्टिक ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन किस तरीके का है, इंटरनेशनल मार्केट्स में जो प्रॉस्पेक्ट प्रोजेक्ट पाइपलाइन है उससे कन्वर्जन को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, मार्जिन परफॉर्मेंस आगे से किस ट्रैजेक्टरी में रह सकती है, और इंपॉर्टेंट रहेगा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से सऊदी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन या उसके रैंप अप को लेकर क्या कमेंट्री मैनेजमेंट की आती है, और जीसीसी ऑर्डर पाइपलाइन को लेकर भी जो ट्रेंड्स रहेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन नंबर्स डिसेंट एक्सपेक्टेड हैं एलएनटी से। नंबर डिसेंट एक्सपेक्टेशन है, और एलएनटी याद रखिएगा एट 3979 इज एट ऑल टाइम हाई। याद रखिएगा ऑल टाइम हाई पे क्लोज दे रहा है आज एलएनटी 3980 पे, और मल्टी मंथ ब्रेकआउट ये। क्या कंचन के पास चलते हैं कोल इंडिया के नंबर्स को समझने के लिए। कंचन, क्या एक्सपेक्टेशन? जी, नंबर्स कोल इंडिया के हमें ठंडे देखने को मिलेंगे। अगर देखिए रेवेन्यू फ्रंट पे बात करी जाए तो 28,910 करोड़ का जो आंकड़ा है वो सामने निकल के आ सकता है, लेकिन जो बाकी के ऑपरेशनल नंबर्स है वहां पे जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कोल प्रोडक्शन हमने इस क्वार्टर में देखा था वो काफी ज्यादा म्यूटेड साइड में रहा है, जिसकी वजह से नंबर्स में ये जो पेन है वो आपको दिख सकता है। इसके साथ ही साथ पूरे ही सीजन की बात करी जाए तो यहाँ पे एक वीकनेस जो है वो परसिस्टेंटली दिखाई दी है, जिसका सीधा इंपैक्ट हमें एबिटा में आता हुआ और मार्जिन्स पे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कल आने वाले नंबर्स में ब्लेंडेड रियलाइजेशन की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें साल दर साल केवल 2% के अपसाइड की उम्मीदें हैं। 1,664 रुपए प्रति टन पे ये जो नंबर है वो आ सकता है। और डिस्पैचेस की बात करी जाए तो ये भी इस क्वार्टर में अपने वीकर साइड में रहे हैं। ये आने की काफी सारे फैक्टर्स हैं, चाहे वो सीजनल फैक्टर हो, चाहे वो डिस्पैचेस हो, चाहे वो रियलाइजेशन हो, इन तीनों ही ने ही जो नंबर्स हैं उसको कहीं ना कहीं फीका रखा है। जैसे एक्सपेक्टेशन वैसे ही स्टॉक की चाल है। दिवाली करेंगे लार्सन एंड टूब्रो अच्छे रहेंगे, स्टॉक मजबूती के साथ वो नंबर्स को अप्रोच कर रहा है। मानस कोल इंडिया का चेक रेडी रखिएगा, ये नंबर्स क्या वर्ड क्या ठंडे रहने वाले हैं। लीजिए, तो स्टॉक भी दबाव में। वैसे कंचन को यहाँ इंतजार करते हुए 40 मिनट हो गए। 15 मिनट मुझे भी वीरू ने मौका नहीं दिया, मैं भी बैठा हुआ था। फिर फाइनली मैंने देवेंद्र सर से आखिरी में जाके 2 सवाल पूछे, मौका ही नहीं दे रहे थे। बिल्कुल नहीं। होता क्या है कंचन का बताता हूँ असलियत। मानस, कोल इंडिया पे व्यू क्या है आपका? तो देखिए कोल इंडिया वापस
अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, इसलिए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 387 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, फ्रेश खरीदारी 400 रुपए के ऊपर ही करेंगे। ओके, कोल इंडिया एक बार एलटी फूड्स लेके आइए, क्या कर रहा है एलटी फूड्स और KRBL खुशीराम बिहारी लाल। होता है क्या है, जब 3:10 पे आशीष लौटे ना और बिग मार्केट वर्सेस कड़ी के दूसरे आखिरी प्रश्न पूछे आखिरी के दिन, तो समझिए कि बिरयानी की खुशबू आ रही है, गजब है ना। मतलब 2:30 से लेके 3:10 के बीच में आदमी एक बिरयानी निपटा देता है, गजब है ना, गजब। मैं यही अच्छा, ट्रेड से पूरी हो गए, डायरेक्टर साहब ने मना कर रखा था। बिरयानी शब्द का जब इस्तेमाल होता है तो मुझे मानस जी की याद आती है, और देखिए क्या गजब टाइम पे मानस जी फ्रेम में कट गए हैं। नहीं, मानस जी ऐसा नहीं है। मानस जी आजकल अब वो भेज तो सकते नहीं है तो वीडियो भेज देते हैं, मक्खन मलाई का वीडियो भेजते हैं आजकल परेशान करने के लिए सुबह सुबह। अच्छा, मैंने एक बढ़िया वीडियो मक्खन मलाई बनते हुए, अरे बाप रे क्या बताऊं आपको भाई। आशीष बताऊं, लखनऊ के ना खाने पीने और मिष्ठान का जवाब नहीं। अभी हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले की बात है, मुझे वो मानस जी किसी ने मुझे खिलाया मक्खन पान, क्या था वो, मैं नाम भूल रहा हूँ, पान कौन सा पान था वो, लखनऊ की मिठाई थी, है जी गिलौरी यार। हाँ, वो मलाई की बनती है वही वाली ना। हाँ, मलाई पान, मलाई पान, और उसको फ्रेश खाइए, मतलब मैंने अपने तब असली मजा है। मैंने अपने जीवन में से मिठाई नहीं खाई यार, मैंने सच कह रहा हूँ। अच्छा, वो मीठा भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि बहुत मीठा था, वो दूध की अपनी मिठास होती है, वो मलाई की लेयर होती है जिसके अंदर वो फिलिंग रखी जाती है। हाँ, मतलब अद्भुत, जैसे मैं कहता हूँ मैंने अपने अगर जीवन काल में सबसे अच्छी मिठाई खाई तो वही थी, वो अद्भुत थी। किसी ने दीपावली पे परोस दी तो मना भी नहीं कर पाया मैं, बट बहुत शानदार। इससे पता चलता है कि लखनऊ का स्वाद क्या है। चलिए अब क्लोजिंग के लिए बताइए, चलते हैं आशीष के पास। मैंने तो लंच भी नहीं किया और ये ऐसी बातें कर रहे हैं, मुश्किल हो गया है। खैर, पहले तो पैनल का धन्यवाद जुड़ने के लिए, आज आखिरी के 1.5 घंटे एक्सपायरी के दिन मदद करने के लिए। एक्सपायरी का सेशन बढ़िया रहा, वैसे ग्लोबली मूड ठंडा ही था, प्रॉफिट टेकिंग रही पूरे एशिया में, जो हमसे पहले सब क्लोज हुए। हमने बढ़िया रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट करा, पहले तो हम भी प्रॉफिट टेकिंग के मूड में थे, एक्सपायरी का दिन था, अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी। आज इंट्राडे में हमने इंट्राडे उठाइएगा प्लीज स्क्रीन पे, वहां 140 पॉइंट दबाव और उसके सामने अब 20 पॉइंट कमजोर, 20 भी नहीं अब 10 पॉइंट कमजोर, 125 पॉइंट के आसपास की बढ़िया रिकवरी के साथ फ्लैट लाइन पे 25,950 की ट्रेजेक्टरी पे सेशन की समाप्ति बुरी नहीं है। और ये सीरीज आज जो कल्मिनेट हो रही है बढ़िया रही भारतीय बाजारों के लिए। मैसिव शॉट्स कवर हुए एफआईएस की तरफ से, कैश की सेलिंग लिटरली खत्म होती हुई, डीआईएस का पैसा कंटिन्यूसली कंटिन्यू होता चला गया और अच्छे मूव्स बने। हम 26,000 की ट्रेजेक्टरी पे कह लीजिए मंथली सीरीज की एक्सपायरी देखते हुए। आईटी एक दिन चला, वही ट्रेंड रिवर्स हुआ है क्योंकि कन्विक्शन की कमी है स्पेस को लेकर। अभी भी 3/4% दबाव, लार्जली वो दबाव टीसीएस लीड कर रहा था, जिसके लिए कुछ निगलिंग वरीज भी। निफ्टी बैंक बढ़िया था, इसमें कुछ लार्ज बैंकिंग पियर्स जो हैं, लार्ज प्राइवेट बैंक, तो दबाव में होने के बावजूद निफ्टी बैंक 1/4% उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। तो कुछ एक्स ऑफ इक्का दुक्का स्टॉक्स, निफ्टी बैंक के बाकी कंपोनेंट्स बढ़िया थे। इवेंचुअली मार्केट, ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप फ्लैट, स्मॉल कैप फ्लैट, ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे स्लाइटली डिक्लाइंस के फेवर में, तो कह लीजिए 4:5 का रेशियो ठीक है। एक समय पे काफी ब्रेथ डिक्लाइन हुई थी, लेकिन इवेंचुअली सारा मार्केट सुधरता हुआ लोअर लेवल से। क्या निफ्टी 50 के कंपोनेंट दिखा सकते हैं डायरेक्टर साहब एक बार, या फिर सेक्टरल रुझान दिखा सके? हाँ, पहले सेक्टर दिखा दीजिए, कुछ सेक्टर्स प्रोमिनेंट दिखा दिए आपको। बैंक्स में हाईलाइट सरकारी बैंक्स 1/4% उछाल के साथ, ये मैं भूल जाता हूं, सॉरी। मेटल्स लगातार आउट परफॉर्मेंस, आज भी मेटल 1.25% के गेंस दिखाते हुए, इसको छोड़ के ठीक है। फाइनेंशियल्स फ्लैट थे, इंट्राडे में अच्छी रिकवरी थी। कैपिटल मार्केट्स, क्योंकि बीएससी एमसी 100 स्टॉक्स दबाव में थे, वो इंडेक्स अपने आप पे प्रेशर में आया। फार्मास्यूटिकल फ्लैट, रियल्टी 1% दबाव, ऑयल एंड गैस 1/4% कमजोर 1/3, कैपिटल गुड्स फ्लैट, एनर्जी 1/3%, ऑटोज 0.5% दबाव, आईटी हम बात कर चुके, एफएमसीजी 0.5% दबाव। ये लार्जली एक स्क्रीनशॉट आज के सेक्टरल रुझान का।
बैंक्स आज फिर हाईलाइट बने, बढ़िया उभरे इंट्राडे लोज से और मेटल्स आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता हुआ। ये 50 स्टॉक्स की तस्वीर, मेटल्स के जलवे, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील आपकी स्क्रीन पे अच्छी मजबूती, उधर हिंडाल्को अच्छे मूव्स दिखाता हुआ नजर आया। लार्सन & टूब्रो हैवी वेट कल नंबर्स आने से पहले 1.5% मजबूत था। लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स, एसबीआई लाइफ के अच्छे नंबर्स थे, वो तो खैर आउट परफॉर्म कर ही चले जा रहा है। एचडीएफसी लाइफ आपकी स्क्रीन पे अच्छा करता हुआ नजर आएगा। एसबीआई पब्लिक बैंक जो हैं, सरकारी बैंक जो हैं, मैसिव आउट परफॉर्मेंस, उसका एक ही रिफ्लेक्शन यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वो अच्छा कर रहा है। हैवी वेट रिलायंस इंडस्ट्रीज 1/3% ऊपर था। एचडीएफसी इवेंचुअली लाल से हरे में आया। आईसीआईसीआई नहीं कर पाया वो। आईसीआईसीआई बैंक आज फिर 1% के आसपास का दबाव दिखाता हुआ। दबाव में क्या क्या है? कोल इंडिया हेड ऑफ नंबर्स, अभी बात हुई थी ठंडे नंबर्स आएंगे, वही दिख रहा था स्क्रीन पे। कच्चा तेल तमाम पॉजिटिव्स के बावजूद चल नहीं पा रहा, उसका खामियाजा वो ओएनजीसी अपस्ट्रीम कंपनी झेलती हुई आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। और कंजम्पशन रिलेटेड प्लेस दबाव में थे, जैसे नेस्ले आपकी स्क्रीन पे दबाव में, वो ट्रेंट मैसिव लूजर था 1.25% के आसपास, आईटीसी दबाव में था, बजाज ऑटो दबाव में था, एशियन पेंट दबाव में था। तो ये सारा कंजम्पशन थीम आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की गिरफ्त में आती हुई नजर आई। खैर नेट बढ़िया लेवल से रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ। फाइनली जो एडजस्टमेंट के साथ क्लोजिंग आई है, एकदम फ्लैट लाइन के आसपास हम सेशन की समाप्ति करें। कल से नई सीरीज का आगाज और कल एक बेहद इंटरेस्टिंग सेशन लाइंड अप है, कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स खड़े हुए हैं, पर उस पर चर्चा कल सुबह डिटेल में करेंगे। आज के लिए इतना ही। सीएनबीसी आवाज पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ब्रेक के उस पार कमोडिटीज का डिटेल्ड कवरेज देखिए। नमस्कार।